कराची वाले देखते रह गए, हमारे पड़ोसी इसमें बाजी ले रहे हैं। सिंध भर में जो है वो अच्छी शदीद मूसलाधार बारिशें मुतवक्को है। ये तो दूसरों को सियासी पार्टियों को तो समझ ही नहीं रहे। ना तो मईशत बेहतर होगी और ना ही सियासत से कुछ आपको हासिल होगा। अगर आपकी किस्मत खराब हो तो ऊँट पे बैठे हो तो भी कुत्ता काट ही लेता है। हमारे नौजवान हैं वो बहुत लो एंड जॉब्स करते हैं। सिंध में मानसून का तबाहकुन स्पेल। हैदराबाद सिटी में 2 घंटों में 94 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। क्लाउड बर्स्ट की भी इत्तलात। शदीद मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। टंडो अलाया, टंडो मोहम्मद खान, जाम शोरो मिट्टियारी और हाला में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। वज़ीर आला सिंध का हल्का भी बुरी तरह मुतासर। बिजली का निजाम कई घंटे बाद भी बहाल ना हो सका। महकमा मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद में मजीद बारिश का इम्कान मौजूद है। मुल्क भर में हालिया मॉनसून बारिशों के दौरान 53 बच्चों समेत 111 अफराद जाँ बहक। सबसे ज्यादा हलाकतें करंट लगने से हुई, जबकि सबसे ज्यादा जानी नुकसान पंजाब में हुआ। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के मुताबिक पंजाब में रवां साल के दौरान मॉनसून बारिशों के 22 अब तक 44 अफराद जाँ बहक और 134 जख्मी हुए। बोसीदा मकानात गिरने से 27, आसमानी बिजली गिरने से 5, करंट लगने से 4 और नहाते हुए डूबकर 8 अफराद जाँ बहक हुए। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवार वोट नहीं डाल सकते। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला केपी को खत। स्पीकर केबी असेंबली ने नए अरकान के हल्फ के लिए इजलास तलब नहीं किया। अब ये इजलास गवर्नर अपनी सवाबदीद पर बुला सकता है। आर्टिकल 109 के मुताबिक गवर्नर को इख्तियार हासिल है कि वो सूबाई असम्बली का इजलास अपनी सवाबदीद पर तलब करे। खत का मतन। अमरीका ने यूरेनियम अफजूदगी बंद करने पर इसरार किया तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का ऐलान। अमरीका ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर कई मरतबा मुज़ाकरात हो चुके। इसराइल के अचानक हमलों ने इन मुज़ाकरात को रोका। जंग के इख्तिताम के बाद दोनों ममालिक ने बातचीत की बहाली का इंदिया दिया। ईरान ने वाज़ेह किया कि वो जौहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। और सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने तारीख रकम कर दी। तीसरे टेस्ट की चौथी इनिंग्स में वेस्टइंडीज को सिर्फ 27 रन पे आउट करके मैच और सीरीज अपने नाम कर ली। मिचेल स्टार्क के 5 शिकार, बोलन की हैट्रिक। दूसरी जानिब लॉर्ड्स टेस्ट में भारत को इंग्लैंड के हाथों 22 रन से शिकस्त खानी पड़ी। पूरी टीम मिलकर भी 200 से कम का टारगेट हासिल नहीं कर सकी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नो खैर आगले वशक के दुनिया बोले के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया साहब। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा हुआ होगा। जब हम ये बात करते हैं तो हम जाहिर सी बात है यही बात कर रहे होंगे कि हल्की हल्की फुहार, हल्की हल्की फुहार, हल्का हल्का खुमार, हल्की हल्की बारिश। लेकिन कल जो कराची वाले देखते रह गए, हमारे पड़ोसी इसमें बाजी ले गए। हाँ, एक्चुअली बाजी ले गए, शायद बाजी भी ले गए और शायद नुकसान भी उसकी वजह से काफ़ी हुआ। ये दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट एज वेल। कल हमने देखा कि हैदराबाद और अंदरून सिंध में बारिशें हुई और ये एक तूफ़ानी बारिश का स्पेल जो 2 घंटे तक हैदराबाद में जारी रहा। एक्सपेक्टेड जो अभी तक कैलकुलेशन आई है उसमें 94 मिलीमीटर बारिश बताया गया। और फिर कहीं से खबरें ये भी आ रही हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ था। सब आर सेइंग कि क्लाउड बर्स्ट नहीं था, अलबत्ता बारिश का जो तूफानी बारिश थी उससे ऑब्वियसली नुकसान का। अब इसमें गलियां, सड़कें सब डूब गए। कुछ जानने वाले दे वर ट्रैवलिंग बैक फ्रॉम हैदराबाद टू कराची और वो अभी तक नहीं पहुंचे। इतनी ज़्यादा वहाँ पे बारिश थी। और सिर्फ ये हैदराबाद में नहीं बल्कि जो पूरी सिंध की जो कोस्ट लाइन है, ठट्ठा, जाम शोरो, सुजावल, बदीन, मटियारी समेत सूबे के दीगर शहरों में भी तेज बरसात हुई। बाय द वे मटियारी एंड ठट्ठा, मटियारी इज नॉट इन द कोस्टल बेल्ट बट स्टिल ये तमाम यस वहाँ भी हुई है ना। यस ऑलराइट। तो हम जरा अपने सबसे पहले नुमाइंदे इरफान आराई जो हैदराबाद के नुमाइंदे उनको हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। मीनवाइल अंजुम नज़ीर भी हमारे साथ होंगे, तर्जुमान महकमा मौसमियात। लेकिन पहले हैदराबाद का रुख कर लेते हैं। सूरत हाल वहाँ की जान लेते हैं। इरफान की तरफ आते हैं। इरफान, कल हमें पता तो पहले ये चला था कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बाद में तरदीद हो गई इसकी, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? जी बिल्कुल, हैदराबाद शहर जो है इसमें जो कल बारिश हुई है उसकी वजह से सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है और निकासी आब का अमल रात गए तक शुरू किया गया था और बारिश के बाद तकरीबन 8 घंटे के बाद जो है बिजली की बहाली का अमल शुरू हुआ था।
जो वासा के पंप हैं, जितने भी पंपिंग स्टेशन हैं, वो डिपेंड करते हैं बिजली पर, और बिजली ना होने की वजह से निकासी आपका अमल भी रात गए शुरू हुआ है। और उसकी में भी वज़ीर आला सिंध की जानिब से जब नोटिस लिया गया तो ज़िले इंतज़ामिया, मेयर, ये तमाम लोग हमें फील्ड में नज़र आए, और अब जो है वो निकासी आपका अमल जारी है। शहर में सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश तो की जा रही है, मगर जाहिर है कि शहर में हर जगह तकरीबन 2 फुट तक पानी सड़कों पर नज़र आया, जिससे नुकसान भी हुआ और छत गिरने की वजह से हलाकत भी हुई है और ज़ख्मी भी हुए हैं लोग। ओके, इरफान तो हमारे साथ ही ज़िले मौजूद रही, डिटेल्स हासिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम नज़ीर साहब, आप तर्जुमान हैं महकमे मौसमियात के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आप पहले ही कल ऑलमोस्ट आपसे रोज़ी तकरीबन बात हो रही होती है और आप पहले ही ये कह रहे थे कि ये दिन बड़े ख़ास होंगे, इसमें बारिशें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। हैदराबाद में, अंदरून सिंध में बड़ी तबाही मची है, क्या सिचुएशन देख रहे हैं आने वाले और दिनों में? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। ये इवेंट हैदराबाद के लिए वेरी सरप्राइज था कि तकरीबन 2 घंटों में 94 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई। लोग तो इसको क्लाउड बर्स्ट कह रहे थे, बट ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है, इसको आप टॉरेंशियल रेनफॉल कह सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट के लिए ज़रूरी होता है कि 1 घंटे में तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो या बारिश हो जाए। और मोस्टली जो मैं आपके तवज्जुह से नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना मोस्टली पहाड़ों के आसपास होता है। अच्छा। हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद का अक्सर एरिया जो है वो नशेब में है, तो अगर हैदराबाद में 30 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए तो सिचुएशन जो है बड़ी पैथेटिक हो जाती है। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, वहाँ पे लाइट नहीं होती, फिर इंतज़ामियों को बड़ा मसला होता है कि जनरेटर्स के थ्रू उनको पंप चलाने पड़ते हैं। तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम्स तो साथ साथ हैं। तो आने वाले दिनों में जो सिचुएशन होने जा रही है वो भी कुछ इस तरह से है कि एक अभी हवा का शदीद कम दबाव, जिसको हम वेल मार्क लो एरिया कहते हैं, वो इस वक्त वेस्ट राजस्थान के ऊपर मौजूद है, और जो आज तकरीबन आज के दिन में वो पाकिस्तान के वस्ती इलाकों जिसमें सदरन पंजाब और अपर सिंध है उसको मुतासिर करना शुरू करेगा। इसके साथ साथ एक हवा का शदीद कम दबाव जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, वो बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा ज़मीन की तरफ यानी कि इंडिया की तरफ मूव किया है। आने वाले दिनों में इन दोनों सिस्टम्स की वजह से तकरीबन सिंध भर में जो है वो अच्छी शदीद मूसलाधार बारिशें मतवक्को है, जबकि आज से जो पंजाब के अक्सर इलाकों में आज से 3 से 4 रोज़ के दौरान जो है वो पंजाब के अक्सर इलाकों में शदीद मूसलाधार बारिश की पेशन गोई है। अच्छा, कराची में सुनने में आ रहा है कि 18 ऑनवर्ड्स बारिशें हैं, स्पेसिफिकली कराची में कब से हैं सर? जी बिल्कुल, जब ये लो प्रेशर एरिया पाकिस्तान के वस्ती हिस्सों को मुतासिर करता हुआ सिंध की तरफ आएगा तो इस बात की तवक्को है कि 18 तारीख की शाम या रात से लेकर 20 तारीख तक कराची में भी दरमियानी से कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। सही। अंजुम साहब, हम चाहेंगे अगर आपके लिए पॉसिबल हो आप अपनी स्क्रीन में जो आपके आंखों में मौजूद है वहाँ से गाइड कर सकें कि सिचुएशन क्या रहेगी। आप दबाव की बात कर रहे हैं कि एक हवा का दबाव बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो सिचुएशन भी ज़रा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। कि देखिए, अगर आप गौर करें तो ये सदरन पंजाब के साथ इंडिया में क्लाउड बास्ट नज़र आ रहा है। ये है जी वो वेल मार्क लो, जहाँ पर जो है जो आज के दिन में पाकिस्तान के वस्ती इलाकों यानी कि सदरन पंजाब और अपर सिंध को हिट करना शुरू करेगा। और इसके साथ अगर हम बे ऑफ बंगाल में देखें तो वहाँ पर डिप्रेशन मौजूद है। जब ये दोनों का इंटरेक्शन होगा, ये वेस्टवर्ड आएंगे, तो इसकी वजह से जो है हमारे कंट्री में अक्सर इलाकों में शदीद बारिश के इम्कानात हैं। ठीक है सर, और आखिर में मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ का बता दीजिएगा वहाँ पे सिचुएशन क्या है, बिकॉज सिंध में तो टूट के बारिश, बल्कि सर बिफोर नॉर्दर्न एरियाज़ मैं, क्योंकि कल भी तशनगी रह गई थी, बलूचिस्तान की कल बात नहीं हो पाई थी, व्हाट्स द सिचुएशन ओवर देयर? जी बिल्कुल, यही सिलसिला जो है वो बलूचिस्तान के शुमाली और शुमाल मशरकी इलाकों और जनूबी इलाकों को मुतासर करेगा, जिसमें बारखान, जोब, लोरालाई, सिब्बी, इन इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। जब ये जो हिल टॉरेंट्स हैं डीजी खान के और उनके साथ को सुलेमान रेंज में जब बारिश होती है तो उसके इम्पैक्ट जो है वो डीजी खान के लोकल नदी नालों में आता है। वहाँ पर जो है आपका फ्लैश फ्लड डेवलप हो जाता है, जो कि पिछले दिनों भी हम देख रहे हैं कि इस रीजन में डेली बेसिस पे बारिश हो रही है। और इसके साथ साथ अगर हम सदरन बलूचिस्तान की बात करते हैं तो उसमें
खुजदार से लेकर लजबेला हब तक, आवरान, इन तमाम एरियाज़ के अंदर जो है, और पॉसिबिलिटी है कि जो बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट है और माड़ा वगैरह के एरिया, यहाँ पर भी अच्छी बारिशें होने की इम्कानात हैं आने वाले 3 से 4 रोज़ में। इसके बाद अगर हम शुमाली इलाकों की तरफ चलते हैं तो केपी के पूरे में बारिशों के इम्कानात हैं। इसके साथ गलियात, मरी वगैरह में जो रेनफॉल है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर नॉर्दर्न केपी की तरफ जाते हैं तो मोस्टली जो कागान नारान का एरिया है यहाँ पर जेंटल बारिश होती है। इस इलाके में जो है कोई फ्लडिंग के खदशात नहीं होते। तमाम गलियात और मरी वाली साइड पर जब बारिश होती है तो वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के इम्कानात होते हैं। लाइकवाइज कश्मीर में भी कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। तो जो लैंड स्लाइडिंग के पॉइंट्स हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ लैंड स्लाइड का इवेंट हो जाता है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया जो साहब, आपने वक्त निकाला और हमें तफसीलात किया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान भी मौजूद थे। इरफान, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, तो मौसम तो इस वक्त कहीं अच्छा है, मौसम कहीं अच्छा है, लेकिन उसके बाद के रेपरकशंस है ऐसे हैं। बट अगर हम सियासी मौसम की बात करें तो वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें, एहतजाज की कॉलें आई हैं और फिर काफ़िले जो हैं लाओ लश्कर के हमरा चले हैं। बट जो सूरत हाल है अब इस तमाम तर मामले में सेनेट इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ का जो सिलसिला है वो अब सामने आ रहा है। बिल्कुल, और अब इस पर देखना ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, खासतौर पर उनके वज़ीर आला की जानिब से ये जो दावे किए जा रहे हैं कि भाई उनकी हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता और वहाँ से जो चेंजेस आने हैं वो किसी भी तरह से सेनेट पर इफेक्ट नहीं हो सकता है। सो वो देखना होगा कि क्या वाकई ही पीटीआई इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, जो सारी कॉल्स दी जा रही हैं और जो इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो उसमें कामयाब हो सकते हैं या नहीं। हाउ अबाउट वी टेक ऑपोजिशन का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है? एब्सोल्युटली। अब इसमें ना ये भी है कि पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक कर लिया है। एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए दीगर जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे और पीपी जेयूआई के वफूद की मुलाकात इस्लामाबाद में हुई है। अब इस सारे मामले में इसको मुस्लिम लीग नून जो है वो कैसे देख रही है? हमारे साथ इसी मामले पे मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान जो कि रहनुमा नून लीग है। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू यू। पीटीआई एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने पर जोर दे रही है। आपको इन मुज़ाकरात में पेचीदगियाँ कहाँ नज़र आती हैं? देखिए, वो अजीब सी बात करते हैं पीटीआई की बातों के। तो अगर आप रोज अव्वल से इनकी सियासत देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं और बहुत ज़्यादा यू टर्न भी होते हैं उसमें, और कभी एक बात करते हैं कभी दूसरी बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जी ये गारंटी कौन उनको देगा कि जी हमारे पास इख्तियार है कि नहीं है, जब उसको ये नहीं पता कि आप जिससे बात करते हो उसको आप कह रहे हैं कि जी आपके पास अगर इख्तियार हो, अगर इख्तियार ना होता तो फिर आपको क्यों कहा? अभी इस मुल्क को तो चलाने वाले तो है ना, मुस्लिम लीग नून बैठे हुए ना, प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है। अभी हिंदुस्तान के साथ जब लड़ाई हो रही थी तो आर्मी चीफ को ऑर्डर किसने दिया था? शहबाज शरीफ साहब ने दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। तो ये सारे ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिसका कोई मानी होती नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए, तहरीक तो ऐसे नहीं चलती जिस तरीके से वो चलाना चाहते हैं। तहरीक का एक तरीकाकार होता है जो मुल्क में मार्शल हो, जो उसमें ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो, जिसमें जबानबंदी हो, जिसपे आप पार्लियामेंट ना हो, तो तभी तहरीक चलती है। एक सिविल गवर्नमेंट बैठे हुए, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए, पार्लियामेंट मौजूद है और आपके एक सूबे में हुकूमत भी है, तो आप तहरीक चलाने की क्या तुक बनती है, समझ नहीं आती है। आप अगर आप कोई बात करना चाहें तो आके कर ले उधर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो अभी भी उनको कहा था क्या हो हम मुज़ाकरात करते हैं। देखिए, जो सियासी पार्टी आपस में बैठते हैं वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढते निकालता है, लेकिन बदकिस्मती से पीटीआई का ये वतीरा रहा नहीं है। ये तो दूसरों को तो सियासी पार्टियों को तो समझ ही नहीं रहे, और ये आज की बात नहीं है, ये तो करते हैं। हाँ, जहाँ तक एहतिजाज की बात है, बेशक एहतिजाज करें, लेकिन पुरअमन हो। अगर पुरअमन एहतिजाज नहीं होगा तो जिस तरीके से पहले से रियासत ने अवाम की जान माल की हिफाजत की, फिर दोबारा भी उसी तरह से करेगा, क्योंकि इससे नहीं होगा कि आप चढ़ाई करेंगे कि कभी इस्लामाबाद को पता करेंगे, कभी किसी और को पता करेंगे। आप खुद तो इजाजत ही नहीं देते। अभी पीपल पार्टी वालों ने कुछ अर्सा पहले पेशावर में एक एहतिजाज किया था इनकी करप्शन के खिलाफ, तो उन्होंने उसको जितने शिलिंग किए, जितने डंडे मारे, जितने जेलों में डाल दिए, तो शायद किसी को नहीं है। तो खुद जब एक चीज अपने लिए पसंद करते हो तो फिर दूसरों के लिए भी पसंद करो। हाँ, अगर आप पुरअमन करते हैं तो पुरअमन से आपको हुकूमत या रियासत बिल्कुल रास्ता नहीं रुकेगी, बेशक एहतिजाज करे। लेकिन ये कि जी आप क्या मुतालिबात करते हैं, ये तो मुतालिबात ऐसे नहीं जबरदस्ती नहीं माने जाते हैं। टेबल पे बैठ जाए,
जो मसाले का हल निकलता हो जिस तरीके से वो तब निकल सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं जी हम जो कहते हैं वो कर दे, तो ये मेरे ख्याल मुमकिन नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ठीक, अगर पुरअमन एहतजाज की भी हम बात करें, आपको लगता है कि पीटीआई में इतनी ताकत है कि वो किसी तहरीक को आगे लेकर चले, अंदरूनी इंतशार इतने ज़्यादा हैं, क्या पॉसिबल होगा उनके लिए? देखिए वो उसके अंदर इतनी ग्रुपिंग है कि इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी ग्रुपिंग नहीं रही है। आप हमारे सूबे में उनकी हुकूमत है, आपको देखिए जितना करप्शन के एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे, शायद इससे पहले किसी ने नहीं लगाया हो। और हकीकत भी है, इल्जाम नहीं है, क्योंकि जब खुद एक बंदा कहते हैं, ना अपोजिशन पार्टीज कहते हैं न मीडिया कहती है, और वो कहते हैं कि इस 3 साल में ये जो अभी गंडापुर वाला है सारा तो है, सबसे जितने भी 12-13 साल हुए सूबे का बेड़ा गर्क हो चुका है। वहाँ आपको पता है माशी हालात तो बदतर से बदतर है। आप वहाँ पे लाइन एंड सिचुएशन तो इन्हें दहशतगर्दी उरूज पे है। वज़ीर लाहौर में खाने खा रहे होते, उधर आपने देखा बाजौड़ में लोग शहीद हो रहे। तो जो जिस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बेखबर हो, जिसने परवाह न हो आवाम का, जिसको कहते कि हमें पुख्तून ने मैंडेट दिया, उस मैंडेट का ये इशर करवा रहे कि वहाँ पे दहशतगर्दी। पुलिस ने हड़ताल किया, आपको पता है कि कुछ दिन पहले थान की जो जिला है उसकी पुलिस ने हड़ताल किया। उसने कहा कि हमें इजाजत दे, हम लड़ सकते हैं दहशतगर्दों से, हमें इजाजत नहीं है। तो आप मुझे बता दें, ना उनके पास इक्विपमेंट है, ना उनके पास ट्रेनिंग है, ना उन बेचारों को इजाजत मिलती है। तो आप मुझे बता दें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं हमारे सूबे को। इस वक्त वहाँ दहशतगर्दी उरूज पे है, बेरोजगारी उरूज पे है, और महंगाई तो है ही है। लेकिन इस वजह से तो वहाँ पे अब इनकी जो सूरत हाल है वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा के, इल्जाम नहीं बल्कि इनके करप्शन के उरूज पे है। करप्शन एक सबसे बड़ी चीज जो है ना, वो हमारे सूबे में करप्शन का है, जो हो रहा है, और गंडापुर ये कर रहे हैं। और देखिए वो खुद ही लाहौर में बैठा होता है या कहीं और बैठा होते हैं, लेकिन अपने सूबे से बेखबर है। जिस सूबे में दहशतगर्दी, उस सूबे में तो चीफ एग्जीक्यूटिव का रुख तो होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में उसको जाना चाहिए, आवाम से मिलना चाहिए, और उसका रास्ता ढूंढना चाहिए कि अमन कैसे लाया जाए। तो वो तो ये करते नहीं है, बस वही है कि एहतजाज है, वही है कि हम एहतजाज करते हैं, उससे नंबर बनाने की वजह में कि मेरे जो चीफ मिनिस्टर है वो उसको खतरा ना हो। लेकिन एक बात बता दूं कि इस वक्त इनके अंदर इतने ग्रुपिंग है, अभी ये सेनेट के इलेक्शन में पता चल जाएगा, और इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि इनकी हुकूमत ये खुद बैठ जाएगी। इसको अपोजिशन को या किसी को और को बिठाने की जरूरत नहीं है। इसका अपना इतना वेट हो जाएगा कि खुद ब खुद बैठ जाएगा। अब इसमें जाहिर साहब ये एक सवाल भी बनता है ना, क्या पंजाब हुकूमत पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त देगी? दूसरा ये कि बानी पीटीआई के बच्चे यहाँ आते हैं, तो उनका आप क्या इन्फ्लुएंस देख रहे हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर वो आते हैं और वो वीजा उनके पास होते, तो जाहिर है कि हमारे उसमें तो आ सकते, उसके बाप ही इधर है। लेकिन स्टेडिटी तो इस वक्त उनकी तो ब्रिटिश है, तो जाहिर है कि जिसकी ब्रिटिश नेशनलिटी हो तो या वीजा लेते हैं या वो कार्ड बनाते हैं जिससे डुअल नेशनलिटी का होता है। तो अगर ये दोनों बातें नहीं है, वो आती हैं, तो फिर तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे आएंगे, क्योंकि कानून हर एक मुल्क का तो है, वो तो लागू होता है। दूसरा, आपने पंजाब की बात की, देखेगी अगर ये जहाँ जिस शहर में वो जलसा करना चाहते हैं या एहतजाज करना चाहते हैं, तो जाहिर है कि उस इंतजामिया से वो दरखास्त करेगी, उस इंतजामिया से इजाजत कीजिए। तो अगर वो इंतजामिया उसकी इजाजत देते तो पंजाब हुकूमत कभी भी उनको नहीं रोकेंगे। और अगर वो नहीं देते, क्योंकि इनके खदशात होते हैं कि इनके पुरअमन कभी जलसा जुलूस नहीं होते, हमेशा के लिए तशद्दुद। जब से ये पार्टी आई हुई, आपने देखा कि तशद्दुद के अलावा इसमें कोई और चीज होते नहीं है। तो तशद्दुद का इजाजत न रियासत देते हैं न हुकूमत देगी, क्योंकि आवाम की जान माल की हिफाजत करना हुकूमत वक्त की और रियासत की जिम्मेदारी होती है। तो अगर वो पुरअमन करते हैं और वो इंतजामिया से इजाजत देते हैं, तो मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत कोई भी रुकावट नहीं डालेगी। अच्छा, एक तरफ तो इरफान साहब अली अमीन गंडापुर की कहते हैं कि वो मौलाना फजल रहमान को चैलेंज कर रहे हैं, उनको हराएंगे। उनकी पार्टी के अंदर ही कई लोग ऐसे हैं जो मौलाना के साथ मिल के बैठना चाहते हैं, उनके साथ इत्तेहाद रखना चाहते हैं। ऐसे में आप खुद अली अमीन गंडापुर की पोजीशन को पार्टी में कितना स्ट्रॉन्ग देखते हैं, केपी में कितना स्ट्रॉन्ग देखते हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यही है कि उनके अंदर इतनी ग्रुपिंग है, ये इसमें तो मौलाना साहब ने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ है। उसके देखे ना, उनके अपनी पार्टी के अंदर लोग उसके इतने ज्यादा खिलाफ है कि एक दूसरे को के ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं और एक दूसरे को गिराने के, और खासकर अली अमीन गंडापुर पे देखे इमरान खान की बहन उसको मानती नहीं, मानने को तैयार नहीं है। जनरल जिसका आपने बात की है राजा, वो मानने को तैयार नहीं है। तो जाहिर है कि
उस तनाजुर में मौलाना फजल रहमान साहब ने बात की हुई, जहाँ तक उसने कहा कि चैलेंज का तो उसके भाई ने चैलेंज कबूल किया। वो कहते कि जी आप इस्तीफा दे दें, अपने भाई को कह दे इस्तीफा दे दे और आओ मैं मौलाना साहब को छोड़ दो, कहते मैं आपके साथ इलेक्शन लड़ता हूँ तो करे फिर। लेकिन वो हमेशा के लिए बढ़ के मारते हैं। देखे ना जी, ये 2 दफा तो उसने अटैक किया इस्लामाबाद पे, वर्कर को इधर छोड़ा, 111 की गाड़ियां इधर छोड़ दी आपने, सारा सब कुछ छोड़ के वो खुद भाग गया। 1 दफा नहीं 2 दफा भाग गया। तो बढ़ के वो मारते हैं, मैं जाऊंगा गोलियां मारूंगा, गोलियां खाऊंगा, खुद भाग जाते हैं, वो वर्कर को उधर छोड़ देते हैं। तो उसकी बातों में जाना नहीं चाहिए। वो तो खैर उसका आदत बन चुका है कि वो बढ़ के मारते हैं और बढ़तों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप मौलाना फजल रहमान साहब थे, मौलाना फजल रहमान के भाई ने आपको चैलेंज दिया, करो मुकाबला, आओ मैदान में उसके साथ, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सबको पता है कि आप ये कैसे आया है, ये पूरे सूबे के आवाम को पता है। और वो जो बात करती बिल्कुल सही कहते हैं कि इसने सौदा करके आया है। इसने अभी तक इसको ये जो खुद कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं हटा सके, उसके वजह यही है कि जहाँ पे उसने कंप्रोमाइज करके आए हैं, उसका ख्याल है कि मुझे वहाँ से कोई अभी खतरा नहीं। अच्छा, आखिर में ज़ाहिद साहब ये मुझे बताइएगा, केपी हुकूमत में इन हाउस तब्दीली की बाज़गश्त हो रही है, वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं क्या? देखिए, हुकूमत ऐसे राबिते नहीं करते, क्योंकि इलेक्शन, आपको पता है कि इलेक्शन में लोग खड़े हैं और वो जो लोग खड़े हैं वो करते हैं। हुकूमत खुद फेडरल गवर्नमेंट उसमें मुदाखलत ना कर रहे, ना उसका कोई मुदाखलत करने की जरूरत है। जाहिर है कि हमारे पार्टी का तो एक ही कैंडिडेट है, उसके तो अपने भी 16 वोट है, और अगर 1-2 की जरूरत होगी तो वो तो आपको पता है कि सेनेट के इलेक्शन इस तरह वोट से नहीं होते, तकरीबन वो उसमें नंबर्स लगते हैं और नंबर के जरिए वो अक्सर जो है ना वो जीती जाती है। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि इस वक्त वहाँ पे अपोजिशन का तो ये ख्याल है कि सारे अपोजिशन मिल बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट ले लें। तो उसमें जाहिर है कि जो उसके पीटीआई के आज़ाद हो गए, वो तो आज़ाद है, आज़ाद पे तो कोई पाबंदी को रद्द तो नहीं होता है। और दूसरा, जिस पार्टी का वो पार्टी का नाम में बोल गया, वो जिसमें शामिल है, जिसके लोग उसमें है, वो मौलाना साहब के, साहबजादा साहब के। तो ये साहबजादा साहब तो आज पीटीआई के साथ हैं। इससे पहले इसके वालिद साहब को बहुत अच्छा आदमी था, अल्लाह बख्श के, मेरे दोस्त भी था। तो वो मुस्लिम लीग की टिकट पे हमेशा के लिए आता रहा। वो कभी भी इनने अपने टिकट से, सॉरी, अपनी कोई उससे से नहीं लड़े, पार्टी से नहीं लड़े, पार्टी से नहीं इलेक्शन नहीं लड़े। तो अभी वो भी अजीब सी है कि एक पार्टी जिसका अपना लीडर आजाद इससे लड़ता है कि जी उसको कोई इमरान खान की पार्टी वोट दे दे, तो फिर उसमें वो सब लोग उधर जाए। बहरहाल ये जो कानून और आइन के मुताबिक जो बातें हैं, जो आज़ाद है, जिसपे कोई पाबंद है, वो तो किसी को भी वोट दे सकते, कोई पाबंदी नहीं। ठीक है, तो अपोजिशन की पोजीशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? गवर्नर केपी तो कहते हैं कि एक सीट भी ज्यादा हुई तो हुकूमत अपोजिशन का हक है। इस वक्त नंबर गेम को आप किस तरह से देख रहे हैं? फिर देखिए जी, अपोजिशन के नंबर तो तभी नहीं पूरा होते हैं। अगर आएगी उसमें वहाँ तब्दीली आएगी, वहाँ पे गंडापुर की हुकूमत जाएगी, तो वो उसके अंदर से खुद होगा, क्योंकि उस वक्त वो 93 के 94 मेंबर्स है वहाँ पे, तो वो नीचे होगी। हाँ, अगर उनके अंदर कोई ग्रुपिंग बनता है और कोई चीज बाहर आता है और वो कहता है अपोजिशन को क्या में सपोर्ट करे, तो जाहिर है कि अपोजिशन में जो पार्टियां हैं वो अपनी तरीके से सोच के फिर उसको सपोर्ट करेगा। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी मुस्लिम लीग नून हो या पीपल पार्टी हो या वो छोटी पार्टी है जो वहाँ मौजूद है, तो ये उस वक्त की बात होगी जब एक चीज वहाँ पे चलेगी, लेकिन वो अंदर से होगी, बाहर से इतना उसमें कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। फेडरल हुकूमत तो खुद इस चीज में इंटरेस्ट ले नहीं रहा है कि जी हम वहाँ पे हुकूमत को टैकल करें, क्योंकि हम समझते हैं कि ये उनके पास मैंडेट वो करे। हाँ, उनके अपने लोग अगर निकलते हैं और वो उसके खिलाफ अदम इत्मीनान लाते हैं और फिर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से मदद मांगती है, तो उस वक्त सोचा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ टाइम। तो अब देखिए ये मामला जो है वो कहाँ जाके बैठता है, बिकॉज एक जानिब सादिया फायर अगेंस्ट फायर, एक जानिब जब अपोजिशन जब खड़ी हो रही है और कह रही है कि जी ना उस तब्दीली हो सकती है, दूसरी जानिब अब केपी हुकूमत जो है वो खड़ी हो गई है कि जी हम एहतजाज करेंगे। तो लेट्स सी ये मामला कहाँ जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और हो सकता है वक्त के साथ साथ जैसे पहले एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा था कि जी कुछ होने जा रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, हो सकता है कुछ भी ना हो। लेट्स टेक अ ब्रेक।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। एफसी को मुल्क भर में काम करने का इख्तियार मिल गया है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। सदर मुमलिकत की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी किया गया है और कहा गया है कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब उसको फेडरल कांस्टेबलरी का दर्जा दिया। बिल्कुल जी, ऑर्डिनेंस एफसी एक्ट में तरमीम के बाद जारी किया गया है और कांस्टेबलरी चारों सूबों इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी काम कर सकेगी। फेडरल कांस्टेबलरी का जो इंस्पेक्टर जनरल वफाकी हुकूमत तैनात करेगी और फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अफसरान ही करने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। इसके साथ साथ एक तो ये खबर जो हमने डिस्कस करनी है और इसके साथ साथ कुछ दीगर मामलात भी हैं। एक बहुत ही अहम दौरा है और वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार वो इस वक्त मौजूद है चाइना में। उनकी वहाँ पे मुलाकात है, आज उनका खिताब भी है और ये मेरे ख्याल से दूसरी बार एक ऐसा मौका हो रहा होगा। इससे पहले राजनाथ सिंह और ख्वाजा आसिफ दे केम आमने सामने और अब यहाँ पे जयशंकर साहब, वही जयशंकर जो ये कह रहे थे कि हमने तो पहले इत्तला कर दी थी कि हम हमला करने जा रहे हैं, तो आपने जो करना है कर लें। ठीक है, तो फिर हमने वो कर लिया, हमने कर लिया। तो फेस ऑफ होगा, मुलाकात होगी नहीं होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक तो एक ये हमने डिस्कस करना है और इसके साथ देन एक और चीज़ और वो ये कि भारत के अंदर से ये आवाज़ उठ गई है कि जी हाँ, ये हमारी ही गलती थी। मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम वाक़े की और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने इस चीज़ का किया कि हमारी ही गलती थी ये जो मामला सारा। और एक वाइडर होराइजन में मेरे जहन में एक चीज़ आई थी, अगर हमें टाइम मिला तो हम इस पर भी बात कर लेंगे। नई डेवलपमेंट जो ईरान इसराइल ताल्लुकात के हवाले से और लेट्स सी कि उसके ऊपर सारे मुल्क जो हैं वो बड़ा बात कर रहे हैं कि जी न्यूक्लियर जब आप अफजूदगी की इजाज़त देते हैं दूसरे मुल्कों में रेस शुरू हो जाती है और हर मुल्क यही करेगा तो इसके ऊपर सबसे पहले तो फ्रंटियर कांस्टेबलरी वाली बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले तो एफसी जिसको हम फ्रंटियर कांस्टेबलरी कहते थे, अब उसको फेडरल जो है उसको दर्जा मिल गया है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़, क्योंकि मुझे याद है कि असलहा भी नहीं हुआ करता था बैक इन मुशर्रफ एरा और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने फिर गालिबन जो है अपना इस्तेमाल किए पावर्स और उनको फिर असलहा की प्रोविज़न हुई उस वक्त। तो एफसी क्या फोर्स है, क्या काम करती है और इसको फ्रंटियर से फेडरल करने में क्या फ़ायदा है? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी की हिस्ट्री देखे तो ये ब्रिटिश टाइम पे जब ब्रिटिश राज था, आई थिंक 1915 में कायम हुई और मेन फंक्शन था जो ज़माने में सो कॉल्ड फ्रंटियर था या ट्राइबल एरिया था और सेटल जो डिस्ट्रिक्ट है उसके दरमियान पुलिसिंग भी की जाए और कुछ उनकी आई थिंक एंटी स्मगलिंग ड्यूटी थी। मेनली ये ब्रिटिश राज को हेल्प करती थी। तो पाकिस्तान बना तो बाय एंड लार्ज जो स्ट्रक्चर है ऑल उसको पुलिस ऑफिसर भी कमांड करते हैं और बत्ती जो लोकल होती है और उसमें किसी हद तक इवन ट्राइबल चीफ का भी रोल होता था, बट मेनली इट वाज फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। लेकिन आपने देखा फिर आईएसएस ने इवॉल्व किया। इसमें मैं सिर्फ एक मिसाल दे दूं कि ये इतनी दरख्शां इसकी हिस्ट्री है। आपको याद होगा इसके इंस्पेक्टर जनरल थे सफदर गयूर जो शहीद हुए थे, फ्रंट लाइन पे लड़ते हुए थे। ये बड़ी बात है कि जो कमांडेंट हैं, जो हाईएस्ट रैंक है, उनको आई थिंक लाल शुजात दिया गया था। ये तो इनकी ट्रेडिशन और हिस्ट्री। फिर आई थिंक जब वॉर ऑन टेरर शुरू तो आहिस्ता आहिस्ता इसका स्कोप बढ़ा, इसकी आई वुड से ट्रेनिंग भी बेहतर की, लेकिन स्टिल इसमें काफ़ी सारे गैप्स हैं। नाउ इट्स बिकम फेडरल कांस्टेबलरी, जिसका मतलब है कि एक तो इसकी एम्प्लॉयमेंट पहले होती रही है, लाइक इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर के लिए लोग आते हैं और उसके बाद फिर इसके पेज और स्ट्रक्चर में था। तो अभी इस गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन मॉडर्न लाइन और ऑल अक्रॉस पाकिस्तान इस्तेमाल हो और बेसिकली इट्स अ फेडरल फोर्स और मेरे ख्याल 33,000 से इसको 40,000 पे ले जाया जाए। इट विल बी अ ह्यूज एडिशन टू लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशली जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है और ये बड़े लोग एक्सपीरियंस हैं। आगे आई थिंक 2 डिवीजन बनेंगे, एक जो है मेनली रिजर्व होगा और एक पुराना कांस्टेबलरी का स्ट्रक्चर होगा जो केपी को लिए जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो रिजर्व होगा। ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले एफसी की जब भी हमने बात की है 2 पहलुओं से बात हुई है। एक तो एमिनेशन की, इनके पास जदीद असलहे की, इनके इख्तियारात पर भी बात होती रही है। दूसरा, इसके अंदर करप्शन ट्रांसपेरेंसी के मामलात के ऊपर भी बात होती रही है और इसको ज़्यादा अफेक्टिव करने पर भी बात होती रही है। अब जब आप इसे फेडरल दर्जा दे देते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, मतलब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफसी हमें क्या उससे हम अचीव कर पाएंगे उसको फेडरल दर्जा देने के बाद?
जी, आई थिंक ये बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है, बिकॉज अगर आप देखें इसमें पहले भी जिस समय जिक्र किया कि ट्राइबल एरियाज जो एक्स पाटा था और सेपरेटिस्ट के दरमियान ये ऑपरेट करती थी, और इसकी एक्सेस डेफिनेटली ट्राइबल एरियाज में थी, और वहाँ पे ये जो आपने बातचीत की ये इश्यूज रहे हैं बिकॉज ऑफ बेसिकली ट्रेनिंग और दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर था। तो अभी इसको बिल्कुल आप समझ, जिस तरह हमारी आप कह लें पुलिस फोर्स की भी जो एलीट फोर्स है उस लेवल पे लाया जाएगा। इसके अंदर इनकी इम्प्रूवमेंट है, इसमें हाई टेक्नोलॉजी आई थिंक ट्रेनिंग है, और लेकिन इसके ऑफिसर सारे पुलिस ऑफिसर्स ही होंगे फ्रॉम पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह विद इन लिमिटेड टाइम, जैसा अभी सीटी आप देखें काउंटर टेररिज्म फोर्स पुलिस के अंदर पहले नहीं थी, फिर इसको तैयार किया गया, ओवर पीरियड में बड़ा अच्छा डिलीवर किया। अभी भी केपी में फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो चैलेंजेस है स्पेशली बलूचिस्तान और केपी में और इवन इंटरनल पाकिस्तान में, उसके लिए ज़रूरत है कि इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। ऑलराइट, अच्छा अब ब्रिगेडियर साहब हम कुछ दीगर मामलात के बारे में भी बात करना चाह रहे हैं। एंड पहले ज़रा वज़ीर ख़ारजा सॉरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जो हैं उनका बहुत ही अहम बयान और आज होने जा रहा है। चाइना में ही प्रेजेंट, और अगेन ये दो वाक़यात, एक तो पहलगाम वाक़े के बाद दूसरा इंसिडेंट होने जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो इससे पहले एससीओ का जो जॉइंट एलामिया जारी होना था जिस पे भारत ने साइन नहीं किया था, बिकॉज वहाँ भी उसको हज़ीमत उठानी पड़ी थी क्योंकि उसमें पाकिस्तान का नाम वो शामिल नहीं करवा पाया था। जयशंकर होंगे वहाँ पे, लाजमी मौजूद हैं बल्कि। क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार एससीओ वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से? जी, आई थिंक इस पे एक तो ये रीजनल फोरम्स है जिनके रूटीन में इजलास चलते हैं, लेकिन पोस्ट आई वुड से जो 10th में अगर देखा जाए, और फिर अगर इजराइल और ईरान की वॉर को किसी मद्देनजर रखें, तो ये इस वक्त एक बहुत बड़ा कंटेस्ट हो रहा है बिटवीन ग्लोबल साउथ एंड इंपीरियल फोर्स, आई वुड से, आई पुट इट लाइक दैट। और आपने देखा कि ग्लोबल साउथ को चाइना और रशिया लीड कर रहे हैं। पाकिस्तान चाइना की बायलैटरल रिलेशन की तो मतलब आई वुड से एक डिफरेंट लेवल है, जो आयरन क्लैड ब्रदर कहते हैं। अभी इनके विक्टर गाँव को भी आपने सुना होगा, जिन्होंने अब इवन इजरायली धमकी पे भी आई थिंक एक बात की है कि अगर ऐसा खुदा न खास्ता कोई चैलेंज आता तो चाइना विल बी देयर। और इस दफ़ा भारत ने भी बड़ा शोर मचाया, हमारा एक रिलेशनशिप था उनके साथ, असला वगैरह है, लेकिन बाय एंड लार्ज पाकिस्तान ने लड़ा। चाइना ने आई थिंक फोर फ्रंट पे आके हमें डिप्लोमेटिकली और मॉरली सपोर्ट किया। एक तो उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, बाकी जो है अभी सारे रीजनल फोरम में इशू बन रहा है भारत का, चाहे वो ब्रिक्स हो चाहे वो क्वाड। अभी देखें ना, अभी ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज हो रही है अगेंस्ट चाइना, बेसिकली वहाँ पे उस्मान आई थिंक टाइगर समथिंग इस तरह का नाम, और भारत की फोर्स वहाँ पहुंची हुई है। तो एक तरफ ये अगेंस्ट चाइना ऑपरेट कर, एक तरफ चाइना के साथ बैठते हैं, एससी होगी, ब्रिक्स होगी, और ब्रिक्स में डिस्कशन हो रही थी कि ये ट्रोजन हॉर्स है भारत जो है इस पूरे सिस्टम में, और ये बेसिकली इंपीरियल फोर्सेस को ही, मैं तो कहता हूँ G7+2 का एक कबाल है, इसमें G7+ भारत और इजराइल और एक तरफ पूरा ग्लोबल साउथ। तो ये भी आई थिंक ऐसा भारत पे प्रेशर आएगा कि आप डिसाइड कर लें आप किस तरफ हैं, और अगर आपने डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ नहीं रहना तो आप ज्वाइन करें, आपके पुरानी कॉलोनियल मास्टर्स हैं। बाकी जो है पाकिस्तान इज एंटरिंग एज अ विक्टर आफ्टर 10th में, हर जगह पे आपने देखा है बड़ी तगड़ी आई हुई, दिस इज हाउ इट इज बीइंग लुक। और चाइना वुड डेफिनेटली लाइक बायलैटरल रिलेशन को एक और लेवल पे ले जाया जाए। अभी इंशाल्लाह C2 लॉन्च होना है, आगे बड़े विजिट्स की भी बात हो रही है, बायलैटरल विजिट्स भी होंगे। शायद मेरी प्रेडिक्शन है कि प्रेसिडेंट शी का भी दौरा हो सकता है इन सम टाइम फ्रेम। तो अभी इंशाल्लाह देखना है कि चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं। बाकी भारत के पास चॉइस है, अगर बाप में बढ़के मारनी और जाना और वॉर ऑस्ट्रेलिया क्रिएट करना है, यू कैन डू इट, बट यहाँ पे अभी स्पेस उसकी बहुत कम होगी। साउथ एशिया में इट इज आइसोलेटेड, एक नई साख की बात हो रही है, लेस इंडिया, तो लेट्स सी चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं। और एक चीज़ में और भी बात करना चाह रहा था, और वो ये है कि जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ उसकी, और उन्होंने ये तक भी कहा है कि वहाँ पे पहलगाम में जी कोई कमरे नहीं थे सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, कोई सहूलियात नहीं थी उनके लिए, कैसे। और जब उनसे पूछा गया कि जी वो दहशतगर्दों का क्या, उन्होंने कहा आइडेंटिफाई कर लिया हमने, बस पकड़े ही नहीं गए। सो अब आहिस्ता आहिस्ता मान भी रहे हैं देयर वाज अ लैप्स, और आहिस्ता आहिस्ता ये भी कह रहे हैं कि जी हाँ हम ही गलती पे। आई थिंक ही इज द सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको याद होगा पिछली दफा सत्यापाल मलिक थे, जिनको मैं सत्यानाश मलिक कहता हूँ, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और उन्होंने भी इस तरह की बात की थी जब पुलवामा हुआ था। आपको याद होगा कि मैंने मोदी को वार्न किया था इस तरह की हरकतें मत करो। तो अगर अभी दूसरा, हालांकि ये आरएसएस और बीजेपी का बहुत बड़ा स्टालवार्ट है जो करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है, स्पेशली इसको जो 370 और उसके बाद लाया गया था, भारत ने 2019 में किया था।
बड़ा हार्ड लाइन है। अगर ये भी एक्सेप्ट कर रहा है तो मेरे ख्याल में वही वाली बात है कि मिलिट्री डिफीट भी हुई है, मॉरल डिफीट भी है। भारत के अंदर से एक्चुअली जो बड़ी आवाज आ रही है वो है कि ये मोदी और इसके चाल चवलों की जो चौकड़ी है, राजनाथ सिंह, जयशंकर, अमित शाह और दूसरा जो अपना दोवल है, दे शुड रिजाइन। आपने देखा दोवल बड़ा डिफेंसिव था, उन्होंने कहा कि एक शीशा नहीं टूटा भारत में, और डिस्पाइट के उनका बुकस निकल गया था। तो दिस इज अ ह्यूज डिबेट नाउ गोइंग ऑन, और मिलिट्री भी आई थिंक अंडर प्रेशर। तो मेरे ख्याल में व्हाटएवर दे वांटेड इन पाकिस्तान, सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर के जो ऑब्जेक्टिव थे वो सारे के सारे उल्टे पड़ गए। अब इस वक्त मिलिट्री सिविल डिवाइड है, पॉलिटिकल डिवाइड है, और मेरे ख्याल में अभी सुब्रमण्यम स्वामी तो डिमांड कर रहे हैं कि मोदी शुड रिजाइन। फिर मोहन भागवत ने बात की है कि जो 75 के बाद अगर आपको कुछ चादर शादर पहना दे तो आप घर चले जाए। इस तरीके से नितिन गडकरी, और बात ऑलरेडी हो रही है कि नेक्स्ट कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। इस आई थिंक अ ह्यूज सेटबैक टू इंडिया। और मेरे ख्याल में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का अगर जमीर जागा है, वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी देखने तरीके से रहते हैं, याशियाँ करते हैं। 1 मिलियन फोर्स आपने रखी है, वो जो पैरामिलिट्री ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हर 6 कश्मीरी के ऊपर 6 कश्मीरियों पे एक फौजी खड़ा किया हुआ है। तो अगर इसके दौरान ये सारा कुछ होता है तो बहुत बड़ी नाकामी आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बगेरी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम और अपना तज्जिया और इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। अच्छा, मुझे ये बताओ फैसल, इफ आई आस्क यू कि इस वक्त कराची आइट्स के वैसे तो बहुत ज़्यादा मसले हैं, बट द मोस्ट चुभने वाला एंड डिस्कस्ड या प्रॉब्लम फॉर पर्सन बाइकर्स के लिए खास तौर पर इस वक्त क्या होगा? नंबर प्लेट्स। यस, बड़ी सीधी सी बात है। और उसमें ऑल्दो कि हमने पहले हमने बात की भी थी और हमें बताया गया था कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं हो जा रहा है, ये सारे अभाम है। और फिर ये भी कहा गया था कि बहुत मुमकिन है कि लोगों को इसके पैसे ना देने पड़े और इसके ऊपर गवर्नमेंट काम करे। नंबर प्लेट्स ही नंबर प्लेट्स हैं, लेकिन इसका हो क्या रहा है, इनका जो इजरा है वो बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। एक तो फीस दोबारा देनी है, साथ में दिन नहीं बल्कि महीनों बाद असली नंबर प्लेट मिलनी है। ये रुदाद है हर उस मोटरसाइकिल सवार की जिसको ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के चालान से बचना और एक और चीज़ जो मुझे परेशान कर रही है फैसल, वो ये कि जब हम कराची में निकलते हैं तो भाई आपके पास तो नंबर प्लेट कोई डिफरेंट अगर हो तो आप फौरन आपकी पकड़ाई होती है, आपको चालान अलग पे करना पड़ता है। बट ये बताएं कि जो अंदरून शहर के अलावा मतलब अंदरून सूबा जो है वो क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या सिचुएशन है? क्या इतनी ही सख्ती है जो कराची वालों पर है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? जी, और उसमें कोई लसानी या तासुब वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज फेस कर रहा है तो भाई मेरी जिम्मेदारी है ना, मैं उसके बारे में बात। चलिए सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर चलते हैं। सक्खर से हमारे नुमाइंदे शाहिद अली मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शायद यहाँ पे नंबर प्लेट्स की क्या सूरत हाल है, कोई पकड़ दकड़, कोई जुर्माना? हुकूमत सिंध की जानिब से कराची में ऐसे गाड़ी मालकान के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है जिन्होंने हुकूमत की जानिब से जारी करदा नंबर प्लेट्स अपनी व्हीकल्स यानी कि मोटरसाइकिलों पर, कारों पर आवेजा नहीं की हैं। और ये जो नंबर प्लेट्स हैं जिन लोगों के पास नहीं है उनको जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि वो नंबर प्लेट्स हासिल करें जो हुकूमत सिंध ने जारी की हैं। तो बात अगर करें कराची के बाद, अगर सक्खर की बात करें, सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, यहाँ ऐसी कोई मुहिम नजर नहीं आती। यहाँ पर आपको दर्जनों मोटरसाइकिलें इस वक्त घंटा घट आएंगी, लेकिन इनमें मैं आपको हैरानी की बात ये बताता हूँ कि वो नंबर प्लेट तो दूर जो हुकूमत ने जारी की है, यहाँ पर दर्जनों ऐसी मोटरसाइकिलें मौजूद हैं जिन पर नंबर प्लेट सिरे से है ही नहीं। यानी कि नंबर प्लेट नहीं है, लोगों ने अपनी मर्जी की फैंसी नंबर प्लेटें लगा रखी हैं, कोई पूछने वाला नहीं, न ट्रैफिक पुलिस न जिला पुलिस, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, कहीं कोई कानून नजर नहीं आता। कराची में तो ये मुहिम भरपूर तरीके से जारी है, लेकिन सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में ऐसी कोई मुहिम हमको नजर नहीं आ रही। तो बात कर लेते हैं सक्खर के मारूफ ताजिर रहनुमा जुनैद शेख साहब से। जुनैद शेख साहब, कोई आपके इल्म में है कि सक्खर में ऐसी कोई मुहिम शुरू की गई है जो हुकूमत ने आम व्हीकल्स के लिए सरकार की जानिब से नंबर प्लेट्स जारी की उनके लिए? जी बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर हमें मालूमात ये तो पता चला कि कराची के अंदर इस तरह की जो है कोई मुहिम चल रही है जिसके अंदर हुकूमत सिंध की जानिब से डिजिटल नंबर प्लेट्स जारी की गई हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ कराची की हद तक महदूद नहीं होना चाहिए। कराची से लेकर कश्मीर तक जो है वो एक ही कराची की हद तक नहीं होना चाहिए, कराची से आगे भी होना चाहिए। और कराची से आगे आता है सक्खर और लाड़काना। तो लाड़काना से शहजाद अली खान हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल शहजाद, ये बताइएगा लाड़काना में कितनी बाइक्स आपको नजर आई हैं? जो फुटेजेस हम देख रहे हैं उसमें हमें तो नजर नहीं आई जिसके ऊपर ये नई वाली प्लेट्स हो, नंबर प्लेट्स।
जी, मोटरसाइकिल इंतहाई एक कन्वीनियंट सवारी है और हर साल इसकी तादाद में भी बेतहाशा इजाफा जो है वो देखा गया है। लाड़काना एक बड़ा शहर है और गिरदो नवा के बहुत सारे देहात ऐसे हैं और शहर में भी जो लोग हैं वो ज़्यादातर मार्केटों में आमद व रफ्त के लिए, आने जाने के लिए, अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए मोटरसाइकिल की सवारी को ही पसंद करते हैं। वो कन्वीनियंट भी है, इजी भी है और हर तरह के एरिया में जो है वो इजीली जो है वो उसकी एक्सेस हो जाती है। लेकिन ये भी एक सच है कि ज़्यादातर जो क्राइम है, लाड़काना हो या गिरदो नवा के अजला हो, वो मुसल्ला अफराद जब भी आते हैं वो मोटरसाइकिलों पे ही आते हैं और उनकी गाड़ियों पे नंबर प्लेटें नहीं होती। और सीसीटीवी के रिकॉर्ड्स में भी हमने ये देखा है कि पुलिस को गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन से तो कुछ भी नहीं मिलता। लाड़काना में बेतहाशा जो है वो कोशिशें की गई हैं पुलिस की जानिब से कि लाड़काना की मोटरसाइकिल्स को रजिस्टर्ड किया जाए, लेकिन अब उसका क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे जाते जाते हम ये एक चीज़, अच्छी खबर इस नंबर प्लेट के हवाले से बता सकते हैं और वो ये कि मुकेश कुमार ने ये कहा है कि जी 14 अगस्त तक भाई कोई चालान नहीं होगा, कोई चालान नहीं होगा नंबर प्लेट पे कराची वाला। क्या करेंगे? खैर पहले मुकेश कुमार सुन लेते हैं, सुनिए चलिए। अच्छा हो गया। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो विल डिस्कस मोर स्टोरीज विद यू। स्टे विद अस। या आई हैव टू थिंक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोले। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। सादिया, हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है ना, दैट इज़ अबाउट खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि जी हम एक ही दिन में दो चीज़ें क्यों फोकस कर रहे हैं। तो थिंग इज़ कि कभी मिसाली सूबा हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ से बहुत ही ख़राब सिचुएशन और बहुत ही ख़राब खबरें आ रही हैं और अब इसकी वेरिफिकेशन वहाँ के सर्वेस भी कर रहे हैं। एग्जैक्टली गैलप सर्वे हुआ उसके हवाले से और गैलप सर्वे में जो फैक्ट्स सामने आए हैं वो परेशान कुन भी हैं। और वो परेशान कुन यूँ भी है कि जी दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जब नंबर्स हम सामने रखते हैं, डिलीवर करते हैं, तो फिर उसमें पता ये चलता है कि जिस गुड गवर्नेंस का दावा किया जाता है, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात की जाती है, वो एक्चुअली ऐसी है नहीं। अब सेहत की क्या सूरत हाल है? कितने लोगों को सेहत मिल रही है? बाय द वे इज द प्रोविंस जो कि सेहत कार्ड के वाले से मशहूर है। करप्शन के क्या मामलात हैं? इदारे किस तरीके से चल रहे हैं? इस सब पे बात कर लेते हैं। ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। पहले तो ये कहा जा रहा था खासतौर पे सेहत के मामले में सेहत कार्ड का इजरा हुआ और बड़े लोगों ने इसकी खैर सेकंड भी किया कि जी वहाँ पर सेहत के मामलात बड़े अच्छे हो गए हैं, लोगों को मिल रही है फैसिलिटी ये वो। लेकिन अब जो है कोई करप्शन के इल्ज़ामात भी आ रहे हैं। एक सर्वे रिपोर्ट आई है, उसमें बड़े होशकुशा नंबर सामने आए हैं। दूसरी चीज़ ये एक समझ में आती है कि जो दावे किए जा रहे थे हेल्थ के बारे में, क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं कि 63% वहाँ की जो आवाम है उसको फैसिलिटी मिल रही है हेल्थ की कि जाएँ और बस जाकर अपना इलाज करवा कर आ जाएँ, एवरीथिंग इज़ गुड? देखिए, सर्वे अब जाहिर बात है कि अगर आप फिगर को देखेंगे 3000 जो सर्वे फॉर्म तकसीम किए गए उसके ऊपर गैलप ने अपना सर्वे बेस्ड किया है। बेशक इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि करप्शन के हिसाब से आपके हर डिपार्टमेंट में जैसे पाकिस्तान के बाकी सूबों में है, यहाँ भी यही हालात हैं। करप्शन है, आपके हेल्थ के अंदर भी है, एजुकेशन के अंदर भी है, लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं। खासतौर पर जो रेड टेपिज्म है वो हमारा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो चल रही हैं। सियासी वाबस्तगियों के ऊपर जाहिर बात है कि जो जमात हुकूमत में है वो अपने वर्कर्स को ऑब्लाइज कर रही है। बाकी अवाम जो है वो ज़रूर नाला नज़र आते हैं। अगर आप टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें तो मेजर सिटीज़ के अंदर तो आपको फैसिलिटीज़ नज़र आएंगी कि वहाँ आपको हेल्थ कार्ड की एक्सेस भी हासिल है, लोग पहुँच भी जाते हैं आपको फैसिलिटी। और जो जिस तरीके से बताया जाता है कि शायद रेड जो आपका हेल्थ कार्ड सिस्टम है वो बड़ा लोगों को फ्लॉलेस जो है वो सर्विसेज फराहम करते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे इशूज़ हैं क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल हैं, बहुत सारे जो मंजूर नज़र हेल्थ यूनिट्स हैं उनको जो है उस ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर इंडक्ट किया गया है। और मुझे तो पता ये चला कि वो जो कार्ड आपको दे दिया जाता है वो चलता नहीं है, मतलब बहुत सारे अस्पताल उसे एक्सेप्ट नहीं करते।
तो मिसाल लें आप 100 लोगों में 63 कार्ड बांट देते हैं, वो कार्ड बांट दिए, आपने कह दिया भाई 63% लोगों को हम हेल्थ का सिस्टम दे रहे हैं एक पूरा, जिसमें उनको ये आसानी है कि जाएं इलाज करवाएं, लेकिन वो 63 कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहे ना, तो आपने नंबर तो लिख लिया लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन क्या है? देखिए, एग्जीक्यूशन ये कि जिस हॉस्पिटल को कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू फंड्स मिलते हैं, क्योंकि दरमियान में एक आपके इंश्योरेंस कंपनी इन्वॉल्व है, अगर इंश्योरेंस कंपनी उस वक्त डिस्बर्समेंट करेगी जब वो हुकूमत की जानिब से फंड रिलीज होंगे, और आप एडहॉक बेसिस पे 3-3 महीने के पैसे रिलीज करते हैं गवर्नमेंट टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स को भी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल, जाहिर बात है जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कंडक्ट किया गया है वो बिजनेस के लिए यहाँ पे मौजूद है। और इसमें एक जो खतरनाक चीज हुई, अब तो हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी कहना शुरू कर दिया कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां, खासतौर पर हार्ट के हवाले से, जहाँ किसी को अगर स्टंट की जरूरत नहीं भी है तो उन्हें 2-3 स्टंट्स डाले गए हैं, जहाँ ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी वहाँ ऑपरेशन भी किए गए। बहरहाल ये इल्जामात हैं, लेकिन ओवरऑल हम इसको इतना बुरा भी नहीं कह सकते कि हेल्थ जो कार्ड सिस्टम है वो शायद लोगों बेनिफिट नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप देखें कि आपका हार्ट सर्जरीज हैं, आपके जो है वो किडनी सर्जरीज हैं, आपके गायनीज के इशू हैं। बेशक मतलब है इसके अंदर डिपार्टमेंटल करप्शन जरूर मौजूद है, सिस्टम एक बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन डिपार्टमेंटल करप्शन भी है, इंस्टीट्यूशनल पुअर गवर्नेंस भी है। इसके अंदर आप सर्वे का जो दावा है वो अपनी जगह पे है, लेकिन ओवरऑल मसाइल हम देखें तो हर डिपार्टमेंट के अंदर अकरबा परवरी के भी हैं, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को नवाजने के भी हैं, इवन अपने तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग हैं वो अब नाला नजर आते हैं अली अमीन गंडापुर और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से। उसकी वजह यह है कि खास क्लाउड जो है मैनेज कर रहा है सिस्टम को, ओवरऑल इख्तियारात के हिसाब से देखा जाए तो बड़े कम है। एक और जो बड़ी चीज मैं जिसको मेंशन करना चाहूंगा, जैसे मरियम नवाज साहिबा को एज दिया गया है, एक उसमें जो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से कि वो अपनी उन तमाम चीजों को हाईलाइट नहीं कर सके। इवन आप देखें तो मीडिया एज अ टूल इस्तेमाल नहीं किया गया, बजट लैप्स हो रहे हैं, आपके मीडिया के अंदर भी लैप्स हो रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी हो रहे हैं। तो आप अगर डेवलपमेंट स्कीम्स को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो उसका मतलब है ये आपकी पुअर गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा जो है वो निशानी है। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सीरियस इशू है, क्योंकि आप देखें 57% से ज्यादा लोग यहाँ पे सेफ महसूस नहीं करते अपने आप को। गैलप सर्वे ने जो सिविक इम्यूनिटीज, जनरल सर्विसेज और ओवरऑल गवर्नेंस के इशूज को फोकस किया, लेकिन सबसे बड़ा जो अहम इशू है वो लॉ एंड ऑर्डर और लोगों का खौफ है। यहाँ आपके जो कारखानादार हैं, आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो सुबह छोड़ के भाग रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें खाने पीने और जो जनरल इस्तेमाल के उनके अलावा तमाम बिजनेसेस आपके कार्य जो है वो अक्सर बैठ गए हैं। आप कहते हैं केपी इसमें एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि इंडस्ट्रीज और कारखानों की डेवलपमेंट के लिए काम करता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि तमाम के तमाम कारखाने खैबर पख्तूनख्वा के बंद हैं। आपको एनर्जी का क्राइसिस है, आपको गैस का क्राइसिस है। ओवरऑल मैं ये बिल्कुल ठीक है ज़ाहिर, ओवरऑल जो है वो दावे एक तरफ, लेकिन लोग कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिर शराज हमारे साथ मौजूद है। दावे एक तरफ लेकिन काम करके दिखाएं। मैं इस गोइंग थ्रू दिस रिपोर्ट 63% की तो आपने बात की कि उनको हेल्थ केयर है, 74% लोगों के पास खैबर पख्तूनख्वा में पीने का साफ पानी नहीं है और 66% लोगों के पास गैस नहीं है, 50% लोगों के पास बिजली नहीं है या फिर है तो बहुत ही खराब। बिजली की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है? केपी में होती है, और केपी वालों को बिजली नहीं है। और जब गंडापुर साहब आए थे, आपको याद होगा, फीडर स्ट्रिप कर दिए जो खोल दिए जाते थे। हाँ, यस यस यस। अभी मैं कहता हूँ अभी खुलवाओ, अभी खुलवाए, तो वो एक्चुअली उससे तो नुकसान ये हुआ, लेकिन असल कारकर्दगी तो शायद यही होती कि उससे वो बिजली के जो निज़ाम है या सारी चीज़ें जो हैं, गैस का जो निज़ाम है, उसकी फराहमी, पानी की फराहमी, उसको इट वाज मोर ऑफ थिएट्रिक्स रादर देन वर्क। कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पेट्रोल और मामला महंगे होने वाले हैं। एब्सोल्युटली ये खबरें बिल्कुल ठीक हैं, और वो ये कि अब उससे देखना ये होगा कि ऑलरेडी लोग थोड़े से परेशान हैं कि पेट्रोल की प्राइस हाई हुई थी, फिर वापस नीचे आई थी, फिर ये बातें होने लगी थी कि नहीं इट इज़ गोइंग टू स्टे स्टेबल, और अभी फ़िलहाल नहीं होगा। लेकिन फिर फ़ौरन ही हमने देखा कि अब एक समरी भेजी गई है जिसमें ये कहा गया है कि पेट्रोल की प्राइस ऊपर ले जाई जाए। अब ये 5 to 6 रुपीज़ का जो चेंज आएगा प्राइस में, कि उसका इम्पैक्ट आज उसको रात में 12 बजे इंप्लीमेंट होना है, कितना होगा? देखिए वैसे भी लोग महंगाई टैक्सों से परेशान है, शेख नोश की कीमतें हो जाएं, चीनी का मामला आजकल बड़ा वो हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। आज हम प्रोग्राम में जो बात करने जा रहे हैं वो ये कि एक तरफ अवाम मुश्किलात में ज़रूर है, बट ऑन द अदर हैंड
IMF ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी को हौसला अफजा करार दिया है और ख़िताब किया SDPI में IMF के नुमाइंदे ने, और उनका कहना था कि भाई पाकिस्तान ने जो EFF एक्सटेंडेड फंड का जो फैसिलिटी है प्रोग्राम, उसके तहत पाकिस्तान ने अच्छा किया है। देरपा तरक्की के लिए जो है वो कुछ और मजीद जो है स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, और इसी हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कल बात भी की और बताया ये है कि ये एक अच्छा साइन है फ्रॉम देयर साइड, बट हमारे जहन में ये आता है कि दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। एक तरफ ये साइन अच्छा है, हुकूमत के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की अपनी स्टेबिलिटी के लिए, IMF के सेटिस्फैक्शन पाकिस्तान के साथ, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ जब आप पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो लोगों को ये डर लगने लगता है कि उनका जो बजट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा पैदा हो जाएंगी। हमारे माशियात मोहम्मद नईम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सर। वन साइड एक अच्छी खबर ये है व्हेन IMF सेज कि जी ठीक है, उनके जो माइंड है वो हमारी पॉलिसीज़ के साथ अलाइंड है, हाउ दे वांटेड थिंग्स टू वर्क। एक तो इसके ऊपर आपका पॉइंट चाहते हैं, दूसरा साथ ही व्हेन यू आर डन टॉकिंग अबाउट दिस वी वांट टू नो कि पेट्रोल प्राइसेस के लिए क्या एक्सपेक्ट किया जाए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये बात IMF के साथ मुख्तलिफ मौक़ों पे होती रहती है। कभी IMF जो है कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कर देता है, अपनी नाराज़गी का इजहार कर देता है, कभी वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के बारे में खुशाइंद बात भी कर देते हैं। चीनी की इंपोर्ट के हवाले से IMF ने इतराज़ात उठाए, क्योंकि चीनी जब इंपोर्ट की जाएगी तो उसमें 53% का डिस्काउंट दिया जाता है टैक्सेस में, जिसको IMF ने पसंद नहीं किया। लेकिन बहरतौर IMF एक हद प्रोग्राम जो है वो कर रहा है प्रोग्राम। तो दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि जहाँ तक अभी आप फरमा रही थी कि स्टॉक एक्सचेंज, बेशक स्टॉक एक्सचेंज बहुत ऊपर जा रहा है, 1,37,000 की हद क्रॉस कर ली है, 932 पॉइंट्स बेशक आज सुबह की ये खबर है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि एक लार्ज स्केल पे आवाम को जो है वो इन चीज़ों का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। जैसे आपने देखा कि चीनी का मामला जो है वो 200 रुपए किलो जो है वो चीनी मिल रही है। कल जो है वो है दोबारा शुगर मिल्स के साथ के 165 रुपए जो है वो प्राइस तय हुई है, एक्स मिल पर प्राइस। तो शायद उससे कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी। लेकिन साथ ही फिर एक और खबर आ जाती है कि जी पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं। तो मजमूई तौर पर अवाम को जो है वो जरा मुश्किलात का बहुत सामना है। बैनुल अक़वामी सतह पे आपको पता है कि पिछले भारत से जंग के बाद जो है पाकिस्तान, आपने सुना होगा कि अक्सर ये उज़र पेश किया जाता है कि ठीक है जी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन उस तरह से महंगाई पर या ज़रूरी अशिया जो है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आ रहा जो इससे पहले की दौरे हुकूमत में आ रहा था। लेकिन फिर जब हम ये बात करते हैं कि जी महंगाई आपने कम की है, चीज़ें वापस अपनी प्राइस है, तो क्या उसका इम्पैक्ट आए? ज़रा इसको भी थोड़ा सा फैलाइएगा, रेशा रेशा कीजिएगा कि ये जो बात की जाती है, जो उज़र पेश किया जाता है, ये फैक्ट बेस्ड है या कहने की बात है? देखिए, हकीकत ये है कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर आप मईशत पर भी सियासत करेंगे, मईशत पर भी सियासी बयानात देने लगेंगे, तो ना तो मईशत बेहतर होगी और ना ही सियासत से कुछ आपको हासिल होगा। ये बड़ी गैर हकीकी गुफ्तगू है कि अगर हम ये कहें कि जी पिछली 2022 से पहले जो हुकूमत थी उसमें तो बहुत लोग परेशान थे, जबकि सिर्फ 12% महंगाई थी और आज 40% तक महंगाई जा चुकी थी। जो पेट्रोल उस वक्त 150 का था वो आज 260-265 रुपए का मिल रहा है, और फिर हम ये कहें कि लोग उस वक्त परेशान थे, आज परेशान नहीं है। बात यह है कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तो 44% लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं, और हकीकत ये कि यही इंडिकेशन है कि जिससे पता चलता है कि आवाम जो है वो कितने परेशान है। वो अलहदा बात है कि आज महंगाई के खिलाफ कोई जलसा जुलूस करने की इजाजत नहीं है, कुछ हो नहीं सकता, लेकिन आज आपको आप खुला छोड़ दें तो आप देखें क्या होगा। ये कैसे मुमकिन है कि 85 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिल रही थी 2022 में, आज 195 के हिसाब से मिले और लोग परेशान ना हो। आज महंगाई बहुत हो गई, लोग की तनख्वाह में इजाफा ना हो। तो ये सारे बयानात जो है ये सियासी नौयत के बयानात है, ये पाकिस्तान के गरीब आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। इस वक्त जिस तरह से बिजली की कीमतें बढ़ने की खबरें आ रही हैं, तो क्या इससे आवाम मुतासिर नहीं होंगे? ये कैसी हैरत अंगेज बात है
कि आप चीज़ों को महंगा करते जाएं, आवाम के लिए चीज़ों को मुश्किल करते जाएं और उसके बाद ये कहें कि जी वो पहले की हुकूमत थी तो उस वक्त ज़्यादा महसूस हो रहा, आज महसूस नहीं होता। ये बहुत ज़्यादती की बात है। उसके अलावा भी आप देखें कि किसी तरह भी इन्वेस्टमेंट की मिसाल ले लें, आप बताइए कहाँ इन्वेस्टमेंट, इतने दावे हो रहे थे, आज उस इन्वेस्टमेंट के वो दावे सारे कहाँ चले गए। प्रैक्टिकली मुल्क में बैरूनी इन्वेस्टमेंट की बात तो अलहदा, आज तो पाकिस्तानी सरमायादार जो अपनी फैक्ट्रियां बंद करके हुकूमत को चाबियां दे रहे हैं। 19 तारीख को जो है वो तमाम हड़ताल की है। नईम साहब, आपने जो बात की है, हुकूमती इन्वेस्टर चाबी में ताला लगा के और वो वापस कर रहे हैं। IMF अपनी इस रिपोर्ट में कहता है कि जी जो पाकिस्तान ने अर्ली पॉलिसी मेजर्स किए उसकी वजह से एक तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिबिल्ड हुआ। IMF कह रहा है कि जी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिबिल्ड हुआ है और आपके मुताबिक मामलात तो उल्टे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं यही समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि देखिए, सॉरी टू से कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो मईशत का मायार नहीं है, वो ओनली इंडिकेटर नहीं है मईशत का। और अगर स्टॉक एक्सचेंज से जो लोग पैसे कमा रहे हैं, जो बाहर से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की दिलचस्पी या आम पाकिस्तानी की पार्टिसिपेशन उसमें कितनी है। आप इस बात का अंदाजा इस चीज से करें कि आप देख लीजिए कि कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान के अवाम ये कह सके कि ये हमारे लिए हुई है। हम पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की बात करते हैं और उनकी हमें बात भी करनी चाहिए। जहां तक IMF का बयान है तो मैंने आपको कहा कि IMF के साथ साथ दीगर इदारे में आप खुद बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत है, वो कौन सा कॉन्फिडेंस जो है हुआ है जब पाकिस्तान के अपने सरमायादार, अपने जो कारोबारी हजरात हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो छोड़ने को तैयार हैं। और हकीकत यह है कि मईशत में आप देख लें, ना हमारी ज़राअत में कोई ऐसा बड़ा काम हुआ है, ना हमें कोई इंडस्ट्री चलती नजर आ रही है। ये अलहदा बात है कि आप कर्जे दे सकते हैं, कर्ज ले के कर्जे दे सकते हैं। आप पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्ज ले रहे हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं हम गरीब आवाम के लिए काम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मईशत कहाँ, मतलब कहाँ मईशत जो है वो ऊपर जा रही है। सब वक्त की कमी है। थैंक यू सो वेरी मच टाइम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। सो नेक्स्ट टाइम जब हमारी आपसे बात होगी तो IMF ने जो सोशल सिक्योरिटी बेटर करने के लिए पाकिस्तान के सिटीजन के लिए बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बात की थी, उस पर भी जरा बात करनी है कि वो कहाँ तक पहुँचा है। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। अच्छा जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट की दुनिया से बहुत सारी अहम डेवलपमेंट हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है कि भारत जो खेल से खिलवाड़ करता ना, मुझे हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बिल्कुल भी एक्चुअली खिलवाड़ तो उनके साथ हुआ है। हाँ यार, अब ये रिमेंबर हम ये बात कर रहे थे, मैं बाहर बैठ के ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा था, यार अगर ऐसा हो गया ना तो अजाब हो जाएगा। अब वो हुआ नहीं, वो अजाब उनके पल्ले पड़ गया। तो देखिए हुआ ये कंसर्न थे फैसल कल कि अगर भारत जीत गया तो क्या होगा, एंड यू नो तो फिर हुआ ये कि कल सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। कल इंडिया को 193-94 रन बनाने थे और हुआ ये कि वो पूरी टीम ढेर हो गई। अच्छा, ये एक तो ऋषभ पंत, इनको आउट किया है ना, दिल मेरा गार्डन यस, क्योंकि इससे पहले उन्होंने चौका वक्का लगाया था और उसके बाद वो अगली बॉल पे आउट। दिस इज बॉलर्स ड्रीम, यू गेट हिट फॉर अ 4 एंड देन अगली बॉल पे आप अगर उसको बोल्ड कर दें तो एक तो ये हो गया। इफ यू कैन रन द इंडियन विकेट्स ओनली अभी, क्योंकि इसके पीछे भी एक है। अच्छा, एक तो ये देखें ऋषभ पंत, हाय जबरदस्त। उसके बाद KL राहुल को स्टोक्स ने LB किया और उसके बाद कोशिश की रविंद्र जडेजा ने, जिसको बहुत ज्यादा अच्छा, ये वो वॉशिंगटन सुंदर है जो कह रहे थे कल कि लंच से पहले हम जीत जाएंगे जी। तो अच्छा, मुझे आई से कहीं ना कहीं वॉशिंगटन इज स्टिल यंग, आई नो, सो मिसकैलकुलेट, पता नहीं क्यों मेरी थोड़ी सी सिंपैथीज है वॉशिंगटन के साथ। ऑलराइट, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, फिर वो आखिर में बुमराह और सिराज ने थोड़ी मरामत की, लेकिन इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। अच्छा, ये जो अब मैं दिखा रहा हूँ ना सादिया, ये वाली चीज अब हम चला सकते हैं, वो वाली फुटेज के जिसमें मुझे कुछ याद आया 1999 का। क्या याद आया? यही एक बॉल थी, ये देखें, सेम, इट वाज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और दिस वाज इंडिया और देयर वाज अ पाकिस्तानी ओरिजिन बॉलिंग अगेंस्ट इंडिया दिस टाइम 2025।
और बिल्कुल वैसे ही वह आखिरी विकेट थी, बहुत ही कम रन रिक्वायर्ड थे। सकलैन ने बॉल किया था दूसरा, शोएब बशीर ने यहाँ पे दूसरा तो नहीं किया, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि जब आप ऊंट पे बैठे हो तो किस्मत हो तो फिर जो उन्होंने किया उससे पलट गया, वो दूसरा गेम हो गया एक्चुअली। नहीं, मुहावरा पूरा है कि अगर आपकी किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे हो तो भी कुत्ता काट ही लेता है। ठीक है जनाब, तो एक तो ये सीन हुआ। अच्छा, इसके बाद कल एक और बड़ा जबरदस्त डेवलपमेंट हुई, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया। अल्लाह माफ करे, तौबा अस्तगफार, इतना बुरा भी खेल सकता है सादिया, इतना बुरा खेल सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। 27 पे पूरी टीम बुक, 27 पे, और उसमें क्या है जनाब, 7 खिलाड़ी डक पे आउट हो गए। मुझे अच्छा एक और चीज भी थी, मुझे अपनी गलतियों से आउट होते हुए ज्यादा महसूस हुए और मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर में लगे। आई डोंट नो व्हाट केम अक्रॉस देयर माइंड दैट दे कुडंट स्टैंड। आई मीन लाइक प्रेशर ही होगा ना, 0 पे 3 खिलाड़ी आउट, 0 पे 3 खिलाड़ी आउट, 5 रन पे 4 खिलाड़ी आउट। होता है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंद इतना प्रेशर बिल्ड कर देती है कि उसके बाद जो बाकी के आने वाले बैटर्स हैं वो उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। बट ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग थी। यस, फर्स्ट 2 विकेट्स, बट देन पता नहीं क्या हुआ साथ। उसके बाद और आखिर में हमने जो एसीसी मीटिंग जो होनी है उस पे जरा बात कर लेते हैं। डायरेक्ट हम अपने गेस्ट पे जाते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस सेक्रेटरी मौजूद हैं। अवैस अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अवैस, हम इंडिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया की बात लाजमी करेंगे, पर उससे पहले इंडिया इज नॉट डूइंग द जेंटलमैन थिंग विद द जेंटलमैन्स गेम। एसीसी की मीटिंग होनी है, एसीसी की सदारत किसके पास है, पूरी दुनिया को पता है। और अब वो दीगर मेंबर जो कंट्रीज़ है, मुझे पता चला ओमान जो है वो भी रखने डाल रहा है, मतलब सोचे ओमान भी रखने डाल रहा है कि जी एसीसी की मीटिंग ना हो। ये मामला क्या है अवैस, ज़रा हमें भी ज़रा खुल के बताइए ना। जी वालेकुम सलाम। आपको तो जैसे आपने भी इस वक्त इंट्रो में बात कर रहे थे, अगर आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि उनकी कोशिश होती है कि हर जगह आइसोलेशन जो उनसा है वो मामला हम करें, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप नॉन टेस्ट नेशंस की बात, चाहे आप अपनी भी बात की, यहाँ तक की बात कर लें, आप थोड़े से डेवलप्ड नेशंस की बात कर लें, जो लोग इनके कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर हैं, तो वो बैकडोर लाइजॉनिंग होती है कि यार हम लोग जो बात करें वही करना, क्योंकि फंड्स के मामला हैं बाकी हैं। क्योंकि ओमान में भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। यूएई की अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट नजर आती है, सेम एज इट इज़ विद अफगानिस्तान हो जाए। फिर जो लीग IPL है उसके अंदर आपको पता है बहुत से दुनिया के जो क्रिकेटर्स आते हैं तो उनका कुछ अमाउंट ऑफ चंक जो उनके क्रिकेट बोर्ड्स को जाता है, तो वो बैकडोर के ऊपर कहीं ना कहीं वो लॉबिंग है, लाइजॉनिंग है, ब्लैकमेलिंग चलती रहती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ब्लैकमेलिंग तो आप कर लेते हो, लेकिन कितनी देर तक करोगे। आपके सामने के जिस तरीके से इनको हमेशा दुनिया में शिकस्त हुई और खास करके शर्मिंदगी हुई है, चाहे वो आप PSL को लेके हो रहे हैं, आपको याद हो जब PSL पहला सीजन स्टार्ट हुआ था या दूसरा था, तो जानबूझ के एक लेजेंड्स लीग के नाम से स्टार्ट की थी यूएई में, वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। आज आपके सामने 10वां एडिशन हुआ है। बात होती थी कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, हम पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल खत्म कर देंगे, तो आज 10वां एडिशन हो चुका है, अब 11वां एडिशन स्टार्ट होने वाला है। तो ये होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आपको पता हो कि जिस वक्त ये मामला हुआ, जब लड़ाई वाली सूरत हाल थी, तो उसके फौरन बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रोएक्टिव रहे, 1 हफ्ते के अंदर PSL स्टार्ट की और आपके सामने के यहाँ पर जैम पैक स्टेडियम्स आपको वापस नजर आए। ये है प्रोएक्टिवनेस और ये बहुत बड़ा एक तमाचा था इंडिया को इंटरनेशनल मुकाम पे, कहता हूँ जिस तरीके से पाकिस्तान ने पूरे मामला को डील किया। लेकिन कहीं ना कहीं वही बात होती है कि पॉलिटिक्स को आपको दूर रखना पड़ेगा स्पोर्ट्स एंटिटीज से। आपको पता भी हॉकी का भी इशू बना हुआ है कि पाकिस्तान वहां पर ऑब्वियसली नहीं जा रहा खेलने के लिए। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जिसने बहुत सी चीजों को, मामलात को खट्टे करके रखा है, लेकिन जो इंडिया की हटदर्मी और जो पॉलिसीज हैं वो पूरी दुनिया के सामने अब नजर आ चुकी हुई है कि जिस तरीके से इन्होंने आइसोलेशन की बात करें, जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग होती है, तो इंशाल्लाह ताला इनको मुंह की दिखानी पड़ेगी इंशाल्लाह। देयर आर 2 वेज अवैस। एक तो जहन में ये आता है जब हम पाकिस्तान के एस्पेक्ट से बात करते हैं, एक चीज़ जहन में ये आती है कि पाकिस्तान गोज ऑल आउट, और जिस तरह से इंडिया कर रहा है, लाइक उनकी लीग्स UAE में, ओमान में, इन्वेस्टमेंट्स एंड सो ऑन, पाकिस्तान भी उसकी तरफ देखे अगर हम फाइनेंशियली वो कर सकते हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान आराम से बैठे, जो फिलहाल हमारा है कि जो हमारी लीग है हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करें अपनी क्रिकेट पर, और बाकी जो दीगर मामलात आते हैं, चाहे फिर वो एशिया कप के मामलात हों या दीगर चीज़ें, उसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है हम उसे सामने रख दें और फिर हम इंतज़ार करें। सो व्हाट डू यू थिंक हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, या हमें दोनों तरह से चीज़ों को देखना चाहिए? बिकॉज देखें, लॉन्ग टाइम इट्स बिन हैपनिंग, बहुत अरसे से पाकिस्तान को सफ़र भी करना पड़ता है इसकी वजह से। देखें, अगर आप दोनों बोर्ड्स की बात करें, ICC की और ACC की बात करें, ACC के अंदर एक प्लस पॉइंट इस वक्त पाकिस्तान का ही है, क्योंकि जो आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो आपको पता है ACC के इस वक्त प्रेसिडेंट है, तो वहां पर आपकी जो एक पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ इस वक्त पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर वो आपको नजर भी आ रहा है, वाजी भी नजर आ रही है कि पाकिस्तान ने पूरा का पूरा ACC, आपको याद हो तो था कि UAE अपना इंडिया के अंदर होगा, जो टूर्नामेंट एशिया कप है उसको शिफ्ट करने में कामयाब हुआ पाकिस्तान ने। फिर
आईसीसी के महाज पे अच्छी लाइजॉनिंग करके जो बेस्ट था रिजल्ट वो प्रोड्यूस करने में कामयाब हुआ कि हम लोग वहां नहीं खेलेंगे, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, यहाँ तक कि वुमेन्स क्रिकेट की आप बात करें। लेकिन जब आईसीसी की आप बात करते हैं तो आईसीसी के अंदर उनकी एज कंपेयर टू हमारी लाइजॉनिंग थोड़ी स्ट्रांग है। एक तो चेयरमैन उनके हैं, फिर उसके बाद आपको पता है एक और अपना सीईओ पोजीशन पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडिया के ही अपना उधर आ चुके हैं, तो उनकी जो लाइजॉनिंग है वो बड़ी स्ट्रांग है। बैक एंड पे मैंने आपको गिनवा दिया ना कि लीग्स के हिसाब से, क्योंकि पूरी दुनिया की लीग ज्यादातर तो उन्होंने ओवरटेक की है, तो वहां से कहीं ना कहीं वो ब्लैकमेल प्लेयर्स को करते हैं, यहाँ तक कि मैनेजमेंट को करते हैं, क्रिकेट बोर्ड्स को करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कितनी स्ट्रांग लाइजॉनिंग रखता है अपने जो क्लोज नेशंस है, जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है। श्रीलंका के अंदर आपको पता है बड़े मुश्किल टाइम के अंदर पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। बांग्लादेश की आप बात कर लें, मुझे पता है दूसरे ममालिक में कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज रहते हैं क्योंकि उनकी लीग क्रिकेट का इन्फ्लुएंस जरूर है, लेकिन पाकिस्तान की लाइजॉनिंग और खास करके जो आपके चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, अब तो वो आईसीसी के प्रेसिडेंट है, वो किस तरीके से इन सारे मामला को लेके चलते हैं। चैलेंजिंग जरूर होता है क्योंकि मीडिया राइट्स हैं, स्पॉन्सर्स की बात करें, उनकी मार्केट बड़ी है, सारा कुछ है, लेकिन यार बस हो चुकी ना, आपको कहीं ना कहीं स्टेप जो सा फॉरवर्ड लेना पड़ता है, आपको पूरा दिमाग के ऊपर वो प्रेशर लेके तो आपको निकलना पड़ता है आगे। यही चीज है कि प्रॉब्लम ये है कि आपने बात की ना फेलो मेंबर्स की, और आपने बात की पाकिस्तान ने श्रीलंका की मुश्किल वक्त में कैसे मदद की, बट इट इज़ द श्रीलंका राइट नाउ अलॉन्ग विद इंडिया एंड ओमान, जो कि ढाका में एसीसी की मीटिंग एजीएम होने जा रही है, उसको अपोज कर रहे हैं। सो अगेन हम क्या स्टेप्स लें भाई, ऐसा क्या करें, क्या करें इनके साथ कि जी आए और हमारा साथ दें कि जी ये सारी चीज़ें हो जाए। ऑल्सो ढाका में ये हो रही, पाकिस्तान में तो हो नहीं रही। तो पहले तो इंडिया खेल के साथ ऐसे खिलवाड़ करता रहा कि जी पाकिस्तान में होगा तो हम नहीं जाएंगे, अब वो ढाका में हो रहा तो वहाँ भी मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं। सो क्या होने क्या जा रहा है, क्रिकेट इज गोइंग टू गेट वेरी टफ अगर ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं, क्योंकि इससे होगा ये कि आज आप यहाँ पे एसीसी का इजलास बुलाने में मुश्किलात डाल रहे हैं, कल को आप कहेंगे कि जी एशिया कप नहीं हो रहा, कर लें जो करना है। सो दैट इज द थिंग ना। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये आज अगर हमारे साथ हो रहा है तो मैं ये हमेशा कहता हुआ हूँ कि ये किसी के साथ भी करेंगे। जब उन्होंने अपनी हथकड़ी बनानी हो या वो जो एक अना होती है, अक्कड़ होती है, वो फिर किसी के साथ भी करेंगे। और आपको बहुत सी कंट्रीज के साथ वो नजर भी आ रहा है कि आप जब बिग 3 की बात करें, इंग्लैंड ने भी कहीं ना कहीं आवाज उठा दी थी कि जो फंड्स का मामला है, जिनको ज्यादा क्यों जा रहा है, हमें क्यों कम जा रहा है, तो स्लो एंड स्टडी आपका प्रेशर कुकर फटता है यहाँ पर। जो आपने श्रीलंका की बात की, आपने बांग्लादेश वाला मामला आपके सामने क्लियर कट है, जो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के रिलेशंस वापस आपको नजर आ रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ से, तो उनको उस चीज की तो तकलीफ है, वो आपको साफ नजर आता है कि हमने ढाका के अंदर ये नहीं करवाना। लेकिन यहाँ पर फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खास करके, चलिए हम एसीसी की बात करें क्योंकि खुद प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी साहब, वो कितने रिजिड रहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो कितना बैकअप लेके चलते हैं, कितने जो नॉन टेस्ट नेशंस हैं, चाहे यूएई है चाहे ओमान, इट इज नॉट अबाउट हाउ रिजिड, हाउ politically or diplomatically correct. It's more about how Pakistan starts building their economic front in cricket की फील्ड में। बिकॉज देखो द थिंग इज दिस, हमें ये पता है कि भारत जो है उसका जो चंक है, फाइनेंशियल चंक है, वो बहुत ह्यूज है। सो इसी वजह से लोग उनके साथ लाइक कंट्रीज टू कंट्रीज वो उनके साथ काम करना चाहते हैं। श्रीलंका स्ट्रगल कर रही है अपनी क्रिकेट में फाइनेंशियली, और मुल्क भी उनकी तरफ इंक्लाइंड इसलिए है बिकॉज दे हैव अ ह्यूज लीग दैट्स देयर। फिर अब लेजेंड्स लीग भी है, ठीक है, बड़े नाकाम ही है, लेकिन जो प्लेयर्स आईपीएल में नहीं आ पाते वो लेजेंड्स लीग में आ पाते हैं। सो दिस इज वन थिंग। उनके जो हम बार बार कह रहे हैं ब्रॉडकास्टर्स उनके पास हैं, आई मीन बहुत ह्यूज चंक है उनका। पाकिस्तान को क्या उसी सिमत में जाना चाहिए? मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि क्या हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे पास स्पोर्ट्स चैनल है ही कितने, क्या हमें सोचना चाहिए हम ब्रॉडकास्ट राइट लें, डिफरेंट लेवल्स पर जाके क्रिकेट को वेलकम करें ताकि आप भी उतना जनरेट कर सकें और फिर उसे मार्केट करें। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि ये चीज़ है, जब आप ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं, ऑब्वियसली राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि जितना फाइनेंशियली अगर मैं चलें दोनों को सीमित में रखूं तो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो फाइनेंशियली नज़र आते हैं लाइव, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग की मद में हो, मार्केट की मद में हो। हमारी आज सच ये आपको पता है बड़ी मार्केट नहीं, हमारा सबसे बड़ा एक इशू रहा था, मुझे पता है लोग कहते हैं आइसोलेशन में हमने बहुत अरसा सफर किया, लेकिन उस आइसोलेशन के अंदर तो साउथ अफ्रीका भी रहा था। उस आइसोलेशन के अंदर रह के साउथ अफ्रीका ने अपने क्रिकेट को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, चाहे वो लाइजॉनिंग की मद में हो चाहे स्पॉन्सर्स की मद में हो। आज भी हम लोग शायद बहुत, मैं कहता हूँ कि अपने आप को हमने डब्बे के अंदर बंद किया हुआ, स्पॉन्सर्स की मद में हो जाए, आप मार्केट की मद में कहते हैं, आप आज भी अब एक्सपैंड नहीं उसको कर रहे, उसको आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो देखें ना, इंडिया आज इतनी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे पहुंचा है, तो वो आप इस चीज पे कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है इंडियन बीसीसीआई है, लेकिन आईपीएल के थ्रू है
कि उन्होंने उस मार्केट को बहुत ऊपर लेवल तक लेके गए, तो इस मार्केट को आपको लेके जाना पड़ेगा। हमारा सबसे बड़ा एक इशू क्या है आज भी, कि आप लोग आज भी उस चीज पे हो कि ड्राफ्टिंग वाला सिस्टम है आपको पता है कि वो प्लेयर ऑक्शन वाला इशू नहीं है। जब प्लेयर ऑक्शन वाला मसला आता है तो वो मजबूर करता है बड़े से बड़े प्लेयर को, बड़े से बड़े क्रिकेट बोर्ड को, कि आपके आगे घुटने टेकता है। इसलिए बार बार बात होती है ना कि पाकिस्तान सुपर लीग को अब उस मामले पे जाना पड़ेगा, क्रिकेट को बैठ के सोचना पड़ना है कि हमने किस तरीके से लेके चलना है, तब जाके आप इसके अंदर आप पॉजिटिव रहेंगे इस रीजन के अंदर। वरना ये इश्यूज तो देखते आज ये कर रहे हैं, कल को वो कहेंगे कल को वो कुछ भी करेंगे, खेलना ही नहीं है, जी तो फिर आप क्या करेंगे इसको। और नई चीज भी सामने आ रही है, टेस्ट जो है वो 2 टीयर्स में बंटने जा रही है। इस पे वैसे आपसे लेटर ऑन बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। जो मैं रेफर कर रहा था वो ये शास्त्री साहब ये कह रहे थे कि टेस्ट के 2 टीयर्स बनाए, यानी 2 आप उसके लेवल बनाए और पहले लेवल में सिर्फ बड़ी टीमें खेलें और दूसरे लेवल में सिर्फ छोटी टीमें खेलें। चलिए इस पे तो हम आगे चल के बात करेंगे ही। इंडोनेशिया में सादिया क्या हुआ है? यस, कल इंडोनेशिया में एक तबाहकुन जल्जला आया जिसकी डेप्थ सिर्फ 10 किलोमीटर और शिद्दत 7 थी और पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो हिल के रह गया। और चूंकि वो ट्रॉपिकल लैंड है ओवरऑल इंडोनेशिया का, तो वहाँ जल्जले का मतलब ये है, आइलैंड का मतलब ये, हाँ ये देखें ये जो फुटेजेस आ रही है, दरारें पड़ गई, लोगों की छतें गिर गई, ये देखें ये वो वाकयात है। ये इतने हिला देने वाले हैं। ये जिस तरह से ये बिल्डिंग्स और शीशों में से पानी निकल रहा है, एक्वेरियम का ये जो हाल है, रोड पे किस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, देखने में भी बहुत डरावना था। आई एम श्योर जिन लोगों ने ये भुगता है, कल मैं यही बात कर रही थी कि पूरा का पूरा लैंड डिस्प्लेस हो जाएगा। फैसल, जिस तरह का ये जल्जला आया और फिर बाद में जो फुटेज आई है वो बहुत ही ख़तरनाक फुटेज है जो हम अपने सामने देख रहे हैं। वेल, अभी तक कोई नंबर्स नहीं आए हैं। अच्छा है कि नंबर्स नहीं सामने आए। यही कहा जा रहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब माली नुकसान ऑब्वियसली ये इस ट्रॉमा में से निकल कर आएंगे तो उसका कैलकुलेशन सामने आएगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा। एक चीज़ मेरे जहन में आई थी, पता नहीं मैं गलत हूँ, आपको याद होगा इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा आतिशफशा फटा था, उसका क्लाउड बहुत ज़्यादा था। मैं ये सोच रही हूँ क्या उसकी वजह से बैलेंस ऑफ अर्थ मुतासर होता है और क्या उसकी वजह से भी ट्रेमर्स, क्योंकि आपको पता है जब वॉल्केनोज भी फटते हैं तो उसके बाद भी एक ट्रेमर्स तो आपको फील होते हैं। वो काफी साल पहले हुआ था। No, just now. Yeah, like last week. So we still have to find out के ऑल राइट। चलिए हम इस पे कभी एक्सपर्ट से राय लेंगे। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। हमारे साथ मजीद मेहमान और मजीद टॉपिक्स होंगे डिस्कस करने के लिए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। थीम इसका बहुत ही आम है, एंड दैट इज एआई के थ्रू नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना, उन्हें हुनरमंद बनाना है। भाई हम जल्दी से इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ आईटी एक्सपर्ट और एंटरप्रेन्योर कंवल चीमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कंवल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यस, पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है। व्हाट इज़ द सिचुएशन इन पाकिस्तान? वाइब्रेंट और थ्राइविंग हमारी आईटी इंडस्ट्री है, बच्चों में स्किल्स वाला के, लेकिन अभी भी हम दुनिया में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग आवर यूथ? पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि पाकिस्तान के पास यंग पॉपुलेशन दुनिया की 6ठी लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन है। हमारे 64 to 69% पॉपुलेशन है जो कि 30 साल से कम उम्र की है। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो 3rd लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग कम्युनिटी प्रोवाइड करता है दुनिया को। देखिए, पोस्ट कोविड जो है वो ये फिनोमेना आ गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करती थी लोकली अपने ऑफिस आके कि कोई वहाँ पे बैठ के ऑफिस उनके काम करे, का एक परस्पेक्टिव या पैराडाइम शिफ्ट हुआ और उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी जॉब के लिए दे कैन हायर रिमोटली और रिमोट लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने रिमोट काम करना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि ये जो रिमोट काम कर रहे हैं इनको हमें लोकली हायर करने की जरूरत है। लोकल टैलेंट तो बहुत महंगा है, इनको हम क्यों ना कोई लो कॉस्ट मार्केट से हायर करना शुरू कर दें। तो जिसकी वजह से ये फिनोमेना आया जो हम फ्रीलांसिंग जिसको कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान इज ऑन द 3rd नंबर जो कि फ्रीलांसर्स की तादाद वाइज तो हम दुनिया के 3रे नंबर पे हैं। मगर अगर रिमिटेंस वाइज देखें और ये देखें कि हम कितना कमा रहे हैं तो हम बहुत पीछे हैं। और उसकी वजह ये है कि हम जो हमारे नौजवान हैं वो बहुत लो एंड जॉब्स करते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग। तो ये जॉब जो है ये बहुत हाई एंड पे नहीं करती, जिसकी वजह से फ्रॉम अ
नंबर्स वाइज हम दुनिया में तीसरे नंबर पे नहीं, ऑल्दो क्वांटिटी वाइज तीसरे नंबर पे। अच्छा, तो इस वक्त आपकी इस बात से मेरा एक छोटा सा सवाल और है जो कि सपोर्ट करेगा आपके इस वर्डिक्ट को। आपने कहा हम लो एंड जॉब्स करते हैं जिसमें वीडियो एडिटिंग हो गई। मुझे ये तक भी पता है कि बहुत सारे हमारे बच्चे, फ़र्ज़ कीजिए अगर एक वीडियो एडिट कोई बाहर का आदमी 10,000 पाकिस्तानी रुपए में एडिट करेगा, हमारे यहाँ का वो बच्चा 4 वीडियोस 10,000 में एडिट कर देगा। तो एक ये भी तो हमारी अवेयरनेस नहीं है ना। जी देखिए, एक तो ये कि हम लो कॉस्ट मार्केट है और लो कॉस्ट होने के एडवांटेजेस भी हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली हमारा नंबर उसकी वजह से कम होता है, मगर उसके एडवांटेजेस भी हैं। और वो उनमें से ये है कि हमारी अभी यूथ का कभी कभी बहुत क्वालिटी का काम नहीं होता, मगर क्योंकि वो लो कॉस्ट है तो इस वजह से हमें फिर भी काम मिल जाता है। तो इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपने यूथ को बहुत हाई एंड ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने की ज़रूरत है जो कि उनको हाई एंड स्किल से इक्विप करें, जो कि यूनिवर्सिटीज़ को भी अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि इस वक्त कौन से स्किल्स डिमांड में है और उनको वो सिखाएं। मगर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नॉर्मली एक फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। जो बच्चा है वो अगर प्रोग्रामिंग में है तो वो एक स्ट्रॉन्ग उसकी फाउंडेशन बन जाए कि एल्गोरिदम डेवलपमेंट कैसे होती है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं फॉर एग्जांपल। और उसके बाद जब अगर उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है तो फिर जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उसके लिए सीखना आसान होता है, वो शॉर्ट कोर्सेज के थ्रू सीख सकता है। तो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और ये जो शॉर्ट कोर्सेज, कल एक खबर पढ़ी आपको मैंने कल एक खबर पढ़ी कि चाइना जो है वो 6 साल तक के बच्चों से शुरू कर रहा है एंड वो उनको AI इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दूसरे मुल्कों में क्या होता है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी नया ट्रेंड आता है, वो कोशिश करते हैं कि जितनी यंग, जो भी अप्रोप्रिएट यंगेस्ट एज है वहाँ से उसमें इंट्रोड्यूस कराए। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे बच्चों का डिसीजन होता है, उनके स्किल सेट के ऊपर मैटर करता है, उनके इंटरेस्ट के ऊपर मैटर करता है कि वो किस फील्ड में जाते हैं, लेकिन कम से कम वो उसको बच्चों के कोर्स का हिस्सा बना देते हैं ताकि आगे जाके बच्चों को आसानी हो चूज करने में। हमारे पाकिस्तान में अभी तक हम वहाँ नहीं आए हैं जहाँ हमें ये महसूस हो कि यार किसी भी चीज़ का उसको कोर्स का हिस्सा बना दें, एजुकेशन का हिस्सा बना दें। देखिए, जहाँ तक AI की बात है ना, जो आपने कहा कि चाइना में वो 6 ईयर्स से कर रहे हैं, AI तो कोई नया ट्रेंड नहीं है। AI इस वक्त एक ऐसी चीज़ है जो कि दुनिया को बदल देगा। इट्स नॉट अ ट्रेंड, इट इज़ द फ्यूचर, इट इज़ एवरीथिंग राइट नाउ। अगर आप देखें तो AI एक ऐसी रेवोल्यूशन है जो कि कोई टेक की रेवोल्यूशन नहीं है। ये हर चीज़ को टेक ओवर कर लेगी, हर प्रोफेशन को, आपके प्रोफेशन को, जर्नलिज्म को, ये जो न्यूज़ कास्टिंग है इसको, शोज को, इंजीनियरिंग को, डॉक्टर्स को, हर चीज़ को इवेंचुअली AI टेक ओवर कर लेगा। ये तो हमें हर सूरत बच्चों को इसको बहुत ही यंग एज से सिखाने की ज़रूरत है। और इस वक्त हम पाकिस्तान में बहुत सारा AI के लिए कर भी रहे हैं। जस्ट हमने एक AI स्किल ब्रिज के नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जहाँ पे हम बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि वो AI लीडर्स बने। पाकिस्तान हैज़ टू राइट। अगर हम पीछे रह गए तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा होगा। I mean, AI is kind of the future right now. हमें वो ट्रेंड ही पाकिस्तान में बदलना होगा। बहुत शुक्रिया कवल आपका, जहाँ पर हम ये कि हम कितनी देर में किसी चीज़ को फॉलो करने में आते हैं। We had to be the first. Absolutely, and we have to be last. अनफॉर्चुनेटली लास्ट इसलिए कि बिल्कुल शो का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपसे अब मुलाकात होगी कल। तब तक रखिए अपना ख्याल। बारिश का सीज़न है इसलिए अगर कहीं निकलना है बिला ज़रूरत ना निकलिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।